नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अगले कुछ दिन शांतिपूर्वक बीत गए और माइकल एक बार फिर समय प्रबंधन की बेहतर समझ बनाए रखने में सक्षम हो गया। हालांकि इस दौरान कोई खास महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी, फिर भी माइकल कुछ चीजें हासिल करने में कामयाब रहे। सबसे पहले आखिरकार उनके कमरे को उनकी पसंद के अनुसार सजाया गया और उन्होंने अतिथि कक्ष में रहना बंद कर दिया। अपनी चाची और चचेरे भाई के उत्साहपूर्ण प्रोत्साहन से माइकल खुद को कई खरीदारी यात्राओं में घसीटता हुआ पाया ताकि वह उन्हें खुश कर सके, कम से कम इस बार के लिए, इससे पहले कि वह फिर से अनुपलब्ध हो जाए। उन्होंने उसे बाल कटवाने के लिए भी मना लिया। माइकल, जिसे अपने लंबे बालों से लगाव हो गया था, एक ऐसी बात जो उसके परिवार को अभी भी इस बात से हैरान करती थी कि उसके शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ उसके बाल कितनी तेजी से बढ़ गए थे, ने खुद को अधिक सलीके से दिखाने के लिए साधारण ट्रिमिंग करवा ली। इसके अलावा माइकल ने ब्राइटगेट सिटी में सुपर एसोसिएशन की शाखा में भी अपना पंजीकरण कराया। इससे न केवल उसे शहर के भीतर मौजूद आयामी दरारों तक पहुंच मिली, बल्कि उसे अपने अनुबंध के स्लॉट भरने के लिए शवों को इकट्ठा करने का एक तरीका भी मिल गया। बेशक अनुभव अंकों का मुद्दा भी था। महज 4 दिनों में माइकल ने ब्राइटगेट की आयामी दरारों और उत्पत्ति की भूमि दोनों से राक्षसों का उपयोग करके अपने 100 अनुबंध स्लॉट में से 90 को भर दिया था। हाँ, हालांकि हाल ही में वह वास्तविक दुनिया में अधिक सक्रिय रहा था, माइकल ने मूल देश में अपनी वैकल्पिक पहचान को नहीं छोड़ा था। कम से कम वह अपने हंटर स्तर को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध तो रहा। एस और लिया की सहायता से उन्होंने इन 4 दिनों के भीतर हंटर गिल्ड के 5 कार्यों को पूरा किया। रिसेप्शनिस्ट के अनुसार उसे कांस्य रैंक में पदोन्नत होने के लिए केवल एक और कार्य पूरा करना था। उन सभी कार्यों में राक्षसों का सामना करना शामिल नहीं था। कुछ कार्य अपराधियों और डाकुओं का शिकार करने से संबंधित थे, जिससे माइकल की बढ़ती सेना में और भी अधिक मानव मरे हुए सैनिक जुड़ गए। शुरू में माइकल बिना किसी प्रभावशाली युद्ध इतिहास वाले किसी भी आम शव को पुनर्जीवित करने के लिए अनिच्छुक था, लेकिन स्पार्टन की कौशल सीखने की क्षमता को देखकर उसने अपने मानदंड कम कर दिए। हालांकि स्पार्टन ने अभी तक कोई जादुई कौशल नहीं सीखा था, लेकिन एक उच्च कोटि के मानव के रूप में उसकी शारीरिक शक्ति उसे एक मजबूत हाथापाई इकाई बनाती थी। फिर भी उसके उच्च मानव स्तर को देखते हुए ये कुछ हद तक व्यर्थ सा लगता था। दुर्भाग्यवश भिखारियों के पास चुनने का कोई अधिकार नहीं होता। फिर भी माइकल को उज्जवल भविष्य की उम्मीद बनी हुई थी। इन सब बातों के बावजूद माइकल पिछले कुछ दिनों में हुई अपनी प्रगति से संतुष्ट था। उन्हें सबसे ज्यादा खुशी इस बात से हुई कि उनके 50 से अधिक मरे हुए सैनिक अब रैंक 1 के हो गए थे। वे सभी दुर्लभ श्रेणी के प्राणी थे। जैसा कि उसे आशंका थी, उसके हालिया विकास ने कुछ सुखद आश्चर्य लाए हैं। प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुई माना शक्ति के अलावा, जिससे वह अब एक ही शव पर कई बार अनडेड समनिंग कर सकता था, अंधेरे तत्व के साथ उसकी आत्मीयता में काफी सुधार हुआ था। जिन मुद्दों से उसे पहले परेशानी होती थी, जैसे कि अनडेड रिवाइवल और अनडेड समनिंग, उनसे निपटना अब कहीं ज्यादा आसान हो गया था। अपने नियंत्रण में मौजूद 90 मरे हुए में से माइकल अब कुल 70 को परलोक में बुला सकता था और वापस भेज सकता था। बाकी के 20 बस बदकिस्मती। फिर भी माइकल को भरोसा था। अन्य जादूगरों द्वारा उपयोग की जाने वाली विशेष विधियों का सहारा लिए बिना भी और शेष बचे हुए मरे हुओं को अभी तक विकसित न कर पाने के बावजूद उसे विश्वास था कि वह दिन तेजी से नजदीक आ रहा है जब वह उन्हें स्वतंत्र रूप से बुला सकेगा। जैसे ही माइकल को पिछले कुछ दिनों में घटी सारी घटनाएं याद आई, उसने आसानी से अपने चचेरे भाई के हमले से खुद को बचा लिया। उसने अपने हाथ में मौजूद लकड़ी के भाले को तेजी से घुमाते हुए उसे जमीन पर गिरा दिया। निर्दयता से उसने कहा, तुम इस स्तर के कौशल के साथ 2 दिन में स्कूल फिर से शुरू करने जा रहे हो। क्या तुम्हें धमकाने से डर नहीं लगता? लिली ने कराहते हुए पलटकर कहा, यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम बहुत ताकतवर हो भाई। मुझे स्कूल में धमकाए जाने से डर नहीं लगता, तुम ही तो मुझे धमकाते हो। माइकल के होंठ फड़क उठे जब उसने अपने चचेरे भाई की ओर देखा, जो अब प्रशिक्षण के कब्जों में फर्श पर लेटा हुआ था। वे फिलहाल एक ऐसे कमरे में थे जिसे माइकल ने अपने बड़े आकार के कारण प्रशिक्षण कक्ष में बदल दिया था। 2 दिन पहले उसने आखिरकार अपने परिवार को मजबूत बनाने के अपने इरादे पर अमल करने का फैसला किया था। अपनी चाची और चचेरी बहन में से लिली ही एकमात्र ऐसी थी जिससे वह फिलहाल शुरुआत कर सकता था। बेशक वह उसे रातों रात एक शक्तिशाली महिला में नहीं बदल सकता था, लेकिन वह नींव जरूर रख सकता था। लिली की स्वाभाविक प्रतिभा बहुत खराब थी और उसकी निम्न स्तर की साधना तकनीक के कारण उसकी प्रगति हमेशा धीमी रही थी। लेकिन अब यह बदलने वाला था। तो क्या हुआ अगर उसका चचेरा भाई जन्म से ही विलक्षण प्रतिभा वाला नहीं था? पर्याप्त संसाधनों के साथ माइकल उसके लिए एक बना देगा, भले ही उसे जबरदस्ती खिलाना पड़े। उसे प्रशिक्षित करने के लिए प्रेरित करने के पीछे एक और कारण था। महज कुछ महीनों में लिली 16 साल की हो जाएगी। इस दुनिया में वह उम्र एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी, एक बच्चे के लिए पहला जागरण समारोह। माइकल के ज्ञान के अनुसार जागृति की कोई गारंटी नहीं थी। यह पूरी तरह से संयोग पर निर्भर था। फिर भी माइकल ये देखना चाहता था कि क्या वह लिली को उसके 16वें जन्मदिन से पहले एक अलौकिक शक्ति बनने में मदद कर सकता है। अगर वह पहले जागरण में असफल भी हो जाती तो भी उसे अपने जीवन में 2 और मौके मिलते, और अगर किस्मत उसके साथ होती और वह बाद में जागृत हो जाती तो ये भी संभव था कि वह दोहरी शक्तियों के साथ जागृत हो। यही वही नींव थी जिसे माइकल उसके लिए खड़ा करना चाहता था। जहां तक लिली के 2 दिन बाद स्कूल वापस जाने की बात है, एक छोटी लड़की होने के नाते स्कूल जाने के अलावा वह और क्या करती? कम से कम तब तक तो नहीं जब तक कोई महत्वपूर्ण घटना न हो जाए। दरअसल 2 दिन बाद स्कूल जाने वाली वह अकेली नहीं थी।
माइकल भी जा रहा था, बेशक नामांकन कराने के लिए नहीं, उसके कॉलेज प्रवेश परीक्षा का समय आ गया था। अवेकना अकादमी में प्रवेश के लिए आवश्यक परीक्षाएं। समय इतनी तेजी से बीत गया कि जो समय सीमा मूल रूप से 3 महीने की थी, वह अब घटकर केवल 2 महीने रह गई थी। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी और अपने भाले के पिछले हिस्से को जमीन पर थपथपाया। उठो, उसने शांत स्वर में कहा, और अपनी तलवार फिर से चलाओ। लिली कराह उठी, लेकिन करवट बदलकर खड़ी हो गई और अपने उलझे हुए बालों को चेहरे से हटाया। अभ्यास के लिए तलवार उठाते समय उसकी बाहें थोड़ी कांप रही थी। माइकल उसे पैनी निगाहों से देख रहा था। फिर से 100 बार घुमाना, तब तक मत रुकना जब तक तुम गिर न जाओ। क्या तुमने मुझे गिरा दिया? उसने विरोध किया। और तुम फिर से गिर जाओगे, उसने जवाब दिया। बाहर गिरने से बेहतर है कि यहीं गिर जाओ। तो जोर से मारो। मन ही मन बड़बड़ाते हुए लिली ने अपनी तलवार उठाई और बोलना शुरू किया। देर रात तक अपने चचेरे भाई की नाराज निगाहों के बीच माइकल ने आखिरकार लिली को जाने दिया। लिली, आज रात फिर से मेरी पीठ की मालिश करनी पड़ेगी। वह चिल्लाते हुए ट्रेनिंग रूम से बाहर निकल गई। उसकी आवाज इमारत के लगभग पूरे हिस्से में गूंज उठी। माइकल केवल अपना सिर हिला सका, आधा मुस्कुराता हुआ, आधा निराश। जैसे ही वह बाहर निकला, स्वचालित सफाई मशीन चालू हो गई और प्रशिक्षण फर्श पर जमे पसीने और गंदगी को पोंछना शुरू कर दिया। प्रशिक्षण कक्ष के बाहर माइकल ने अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया और अपनी इंद्रियों को थोड़ा विस्तारित किया, जिससे उसकी जागरूकता पूरे भवन में फैल गई। उसके अंदर जीवन के 3 वास्तविक संकेत थे, वह स्वयं, उसकी चाची और लिली। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि घर में केवल 3 ही निवासी थे। लेकिन अपने मरे हुए लोगों के अलावा वह और किसे घर के अंदर रहने की अनुमति देगा? लिली और बिगिनिंग के अलावा, जो उसके 2 सबसे पुराने अमर साथी थे और उसके परिवार के लिए सबसे परिचित थे, कुछ अन्य भी थे। बाहर संपत्ति के चारों ओर सजावटी मूर्तियों की तरह कई मरे हुए लोगों की आकृतियां खड़ी थीं। जब तक कोई अलौकिक शक्ति उन पर ध्यान न दे, उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगेगा। अधिकांश लोग बस यही मानते थे कि वे अजीबोगरीब ढंग से बनाई गई सुरक्षा मूर्तियां हैं। लेकिन अंदर का नजारा बिल्कुल अलग था। लिली की संदिग्ध सौंदर्यबोध की बदौलत घर में अब नौकरानियों के कपड़ों में सजी महिला और मरे हुए लोगों की भरमार हो गई थी। माइकल के पास शुरू में इतनी महिला ओर्क्स नहीं थी, लेकिन हंटर गिल्ड से एक विशेष कार्य स्वीकार करने और उस कार्य के दौरान जानबूझकर कार्रवाई करने के बाद उसने अच्छी खासी संख्या में महिला गोब्लिन शव प्राप्त कर लिए थे। गलतफहमी मत पालिए, माइकल को किसी तरह की अजीबोगरीब सनक नहीं थी। वह अपनी सेना में और अधिक जादूगर चाहता था। कुछ लोग सोच सकते हैं कि यह बहुमूल्य सैन्य कर्मियों की बर्बादी थी, लेकिन माइकल इसे उस तरह से नहीं देखता था। उदाहरण के लिए, जब माइकल अपने चचेरे भाई के कमरे के पास से गुजरा, लिली, माइकल ने अपनी चचेरी बहन को बोलते सुना, अरे लगता है मुझे तुम्हारा नाम बदलना पड़ेगा। द भीतर से धीमी टूटी हुई आवाज में जवाब आया। ठीक है, वह अब भी अजीब तरीके से बोलती थी, लेकिन इससे यह तथ्य नहीं बदलता था कि वह बोल रही थी। यह उच्च बुद्धि वाले मरे हुओं को न केवल अवलोकन और सीखने का अवसर देने का परिणाम था, बल्कि उन्हें जो कुछ उन्होंने आत्मसात किया था उसे लागू करने के लिए प्रोत्साहित करने का भी परिणाम था। प्रगति तेज नहीं थी, लेकिन स्थिर थी। माइकल ने अपने ज्यादा बुद्धिमान मरे हुए साथियों के व्यवहार में छोटे छोटे बदलाव देखने शुरू कर दिए थे, छोटे छोटे इशारे, प्रतिक्रियाएं, यहाँ तक कि चेहरे के भाव भी। बेशक उनमें से किसी में भी जीवित प्राणी जैसी भावनात्मक गहराई नहीं थी, लेकिन कुछ तो था। कुछ तो सतह के नीचे पनप रहा था। ये सूक्ष्म था, लेकिन ये सच था, विशेषकर बिगिनिंग और लिली के साथ, जो सबसे लंबे समय से वहां मौजूद थे। लिली की तरह उसने भी गुनगुनाना शुरू कर दिया था। ये हमेशा सुर में नहीं होता था और यह कुछ पहचानने योग्य भी नहीं था, लेकिन ये संगीत था। माइकल को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने ये हुनर कहां से सीखा। शायद टीवी से, शायद उसके चचेरे भाई से, लेकिन ये तथ्य कि वह ध्वनि पैटर्न की नकल करने में सक्षम थी, अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके कुछ पसंदीदा लोग थे। माइकल गलियारे में चलता रहा और अपने अंदर के उस मरे हुए साथी की परिचित उपस्थिति को उस स्थान को एक शांत, रहस्यमय सुकून से भरने दिया। यह अजीब था, जैसे जैसे समय बीतता गया, वह उन्हें महज औजार के रूप में कम देखने लगा। वे अब भी हथियार ही थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनमें से कुछ अपनी खुद की पहचान बनाने लगे थे। जैसे ही वह चांदनी से जगमगाते बगीचे में कदम रखा, रात की ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छूते हुए उसका स्वागत किया। माइकल बगीचे में खुले स्थान की ओर बढ़ा और उसने एक मंत्र पढ़ा, अमर आत्माओं को बुलाना। एक क्षण बाद आह्वान वृत्त के ऊपर हवा में झिलमिलाहट हुई और अंधेरा छा गया। अधोलोक का द्वार बिना किसी शोर के खुल गया। एक भारी कदम जमीन पर पड़ा, फिर दूसरा। घूमते हुए अंधेरे से स्पार्टन बाहर निकला, जो उसका बुलाया हुआ उच्च मानवीय मरे हुए प्राणी था। गुरुजी, स्पार्टन ने घुटने टेकते हुए और एक मुट्ठी जमीन पर टिकाते हुए अभिवादन किया। क्या हम फिर से प्रशिक्षण शुरू कर रहे हैं? माइकल ने हल्के से सिर हिलाया। स्पार्टन को बुलाने में सक्षम होना भी माइकल की हालिया जीतों में से एक था। न केवल यह मरे हुए प्राणी अब बुलाए जा सकते थे, बल्कि उनके मरे हुए ग्रिफिन के लिए भी यही बात लागू होती थी। हालांकि माइकल को सफल होने से पहले उन दोनों ने कुछ हद तक कठिनाइयां दी थीं। माइकल पीछे हट गया और स्पार्टन को घूरते हुए अपने कंधों को हिलाने लगा। हाँ, उसने सरलता से कहा, पहले जैसे ही नियम, कोई हथियार नहीं, कोई जादू टोना नहीं, बस शरीर। हाँ मास्टर। स्पार्टन के मुंह से ये शब्द निकलते ही माइकल तेजी से आगे बढ़ा। एक तेज सांस, शरीर की कसी हुई मांसपेशियां, कूल्हे का एक घुमाव, उसकी मुट्ठी नीचे की ओर आए, जिसके बाद स्पार्टन की पसलियों की ओर एक चापाकार लात मारी गई। उच्च शक्ति वाले मानव जैसे दिखने वाले उन्मुक्त प्राणियों ने आसानी से अवरोध को रोक दिया और 1 इंच भी हिले बिना झटके को सहन कर लिया। लेकिन मुद्दा यह नहीं था। माइकल स्पार्टन पर हावी होने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह पीसने की कोशिश कर रहा था।
अपने हाथ में मौजूद लाभ की बदौलत माइकल 2 दिनों में ही अपने बुनियादी मार्शल आर्ट कौशल की महारत को मध्यवर्ती स्तर तक बढ़ाने में सक्षम हो गया। उनकी भाला चलाने की कला भी उन्नत स्तर की निपुणता के करीब पहुंच रही थी। घंटों तक माइकल और स्पार्टन चांदनी रात में एक दूसरे पर हमला करते, चकमा देते और पलटवार करते रहे। प्रत्येक सत्र की शुरुआत एक ही तरह से होती थी, नंगे हाथों और पैरों से। उनके आसपास की दुनिया लुप्त हो गई, सांसों की आवाज और घास पर पैरों की हल्की आहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। समय बीतता चला गया। जब भोर की पहली किरणें क्षितिज को छू रही थीं, तब माइकल अंततः पीछे हट गया और उसने एक हाथ उठाया। बस काफी है। स्पार्टन बीच में ही रुक गया। हाँ मास्टर। माइकल ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि स्पार्टन को वापस पाताल लोक में भेज दिया। अपने कमरे में वापस आकर उसने कपड़े उतारे और बाथरूम में चला गया। जैसे ही माइकल फुहार के नीचे आया, भाप दर्पण से चिपक गई और पानी ने उसके शरीर से गंदगी को धो डाला। खुद को सुखाने और नए कपड़े पहनने के बाद माइकल अपने बिस्तर पर गया और लेट गया। उसकी सांसें धीमी हो गईं, उसका शरीर स्थिर हो गया और अगले ही पल उसकी चेतना बदल गई। उत्पत्ति की भूमि में वापस आकर हरी आंखों की एक जोड़ी खुली। माइकल ने सांस छोड़ी। बाहर पहले से ही उजाला हो चुका था। हमेशा की तरह इस समय तक एस और लिया घर में नहीं थे। माइकल को नहीं पता था कि वे कहाँ गए और न ही उसे इसकी परवाह थी। जब भी उसे उनकी जरूरत होती थी, वह उन्हें पहले से सूचित कर देता था। और आज उनके पास उनके लिए कोई योजना नहीं थी। अगर उसने ऐसा किया भी होता तो भी उनका कोई फायदा नहीं होता। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह एक बार फिर राजधानी के मुख्य क्षेत्र की ओर जा रहा था। अंततः मेजलियान को जवाब देने का समय आ गया था। माइकल धीरे धीरे उठ बैठा और चादर उसके नंगे धड़ से फिसल गई। खड़े होते ही उसके पैरों के नीचे की जमीन ठंडी थी, लेकिन वह जरा भी नहीं हिचका। बिना जल्दबाजी किए वह स्नानघर की ओर चल पड़ा। बड़े बाथटब में पानी तो था, लेकिन वह ठंडा था। लेकिन माइकल को इसकी परवाह नहीं थी। माइकल पानी में उतरा और पीछे की ओर झुककर अपने शरीर को आराम दिया। ठंडी सनसनी उसकी त्वचा में समा गई, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल शांत था। अपनी त्वचा को अच्छी तरह से साफ करने और बालों पर कपड़ा फेरने के बाद माइकल उठा। उसके शरीर से पानी टपक रहा था। माइकल बाहर निकला और तौलिया उठाकर धीरे धीरे व्यवस्थित ढंग से खुद को पोंछकर सुखाया। काम पूरा होने के बाद वह अलमारी की ओर चल पड़ा। यह दीवार में बना हुआ था, लंबा और चौड़ा, जिसके दरवाजे खोलने पर करीने से लटके हुए वस्त्रों की कतारें दिखाई देती थीं। महीन धागे से बुने हुए वस्त्र, मध्यरात्रि नीले और वनहरे जैसे दुर्लभ रंगों में रंगे हुए वस्त्र। कुछ पर बारीक पैटर्न सिले हुए थे। वहां फर से सजे कोट, रेशम की अंदरूनी परत वाले लिबादे और काले चमड़े से बने जूते भी थे। माइकल ने कुछ पल के लिए सब कुछ घूर कर देखा, मानो वह यह आकलन कर रहा हो कि आज वह खुद का कौन सा रूप दिखाना चाहता है। कुछ ही दिन पहले तक अलमारी लगभग खाली थी, लेकिन हाल ही में शहर के भीतरी इलाके की उनकी यात्रा के बाद स्थिति बदल गई। अपने पास मौजूद अतिरिक्त चांदी के सिक्कों से माइकल ने एक दर्जी से ये कपड़े खरीदे थे, जिसकी दुकान एक जौहरी और एक जूते की दुकान के बीच में स्थित थी। वह व्यक्ति चापलूसी करने में, झुकने में और उससे भी जल्दी अपना सर्वश्रेष्ठ काम सामने लाने में माहिर था। माइकल ने ये सब बिना कोई भाव दिखाए स्वीकार कर लिया था। वह दिखावे के लिए कपड़े नहीं पहनता था, लेकिन शक्ति का प्रदर्शन अक्सर आवश्यक होता था, विशेषकर केंद्र जैसे स्थानों में। उन्होंने कफ पर सूक्ष्म कढ़ाई वाला गहरे हरे रंग का चोला चुना। साफ सुथरा डिजाइन, न्यूनतम अलंकरण, लेकिन स्पष्ट रूप से महंगा। माइकल ने उसे पहना, बेल्ट को ठीक किया, फिर अलमारी के बगल में स्थित छोटे दराज की ओर बढ़ा। अंदर मखमल से ढकी कांच की बोतलों के बीच कुछ इत्र रखे हुए थे। उसने एक छोटी गहरे रंग की शीशी उठाई और उसका ढक्कन खोला। खुशबू तुरंत बाहर फैल गई, पहले तीखी, फिर गर्म और मधुर, जैसे पुरानी लकड़ी हल्की खट्टी खुशबू में भीगी हो। माइकल ने पहले अपनी कलाई पर और फिर हल्के से अपनी गर्दन पर इत्र लगाया। सुगंध उसके वस्त्र के साथ घुल मिल गई, हल्की लेकिन स्पष्ट। अब तैयार होकर वह एक पल के लिए स्थिर खड़ा रहा। आज का दिन महत्वपूर्ण था और माइकल को पूरा यकीन था कि यह सिर्फ उसके साथ ही नहीं हो रहा था। जब तक मेजलियान को कोई और नहीं मिल गया था, कोई ऐसा व्यक्ति जो उसकी स्थिति के लिए बेहतर उपयुक्त हो, माइकल को यकीन था कि बूढ़ा आदमी उसका इंतजार कर रहा था। उनकी पिछली मुलाकात को लगभग एक सप्ताह बीत चुका था और माइकल ये सोचे बिना नहीं रह सका कि बूढ़ा आदमी अब कैसा होगा और इस देरी के बारे में उसे कैसा महसूस हो रहा होगा। उसे रोकना माइकल की योजना का हिस्सा नहीं था। जब उसने कहा था कि उसे सोचने के लिए समय चाहिए, तो उसने झूठ नहीं बोला था। लेकिन सोचने के लिए मिले उस समय ने उन्हें कुछ समय के लिए बूढ़े आदमी के मामले को एक तरफ रखने के लिए प्रेरित किया। विशेषकर विकास के बाद, जब उसे अब अपने शरीर के अतिरिक्त माना से फट जाने की चिंता नहीं करनी पड़ती थी और जब नई चीजें उसका ध्यान आकर्षित करने लगी। फिर भी भूल जाना तो क्षम्य हो सकता है, लेकिन माइकल के लिए वास्तव में अस्वीकार्य बात यह थी कि बूढ़े व्यक्ति की इस हद तक उपेक्षा की जाए जिससे उनके रिश्ते को नुकसान पहुंचे। माइकल घर से बाहर निकला और लकड़ी का दरवाजा हल्के से बंद कर दिया। सुबह का सूरज अब पूरी तरह से निकल चुका था, जिससे शहर के बाहरी इलाके की धूल भरी सड़कों पर लंबी लंबी छायाएं पड़ रही थीं। हवा में ताजगी थी और उसमें पकी हुई रोटी, लोहे और शुरुआती भट्टियों से निकलने वाले धुएं की गंध फैली हुई थी। चांदी के बाजार के बाहर लोग चहल पहल से भरे हुए थे। व्यापारी कीमतें चिल्ला रहे थे, बच्चे पैरों के बीच से भाग रहे थे, लेकिन जब उन्होंने उसे देखा तो भीड़ धीरे से हट गई। कोई औपचारिक सम्मान नहीं दिया गया, न ही सलामी या अभिवादन। फिर भी कई निगाहें ठहर गईं। कुछ ने सिर हिलाया और कुछ ने फुसफुसाया। माइकल स्थिर कदमों से बिना किसी हड़बड़ी के चल रहा था। उसका गहरा हरा चोला हवा में हल्का हल्का लहरा रहा था। जैसे ही वह भीतरी शहर की ओर जाने वाले द्वार के पास पहुंचा, वहां तैनात पहरेदार थोड़ा सीधे खड़े हो गए। उनमें से एक व्यक्ति, जिसके गालों पर झुर्रियां थीं और भूरी आंखें तेज थीं, ने माइकल पर एक सरसरी नजर डाली और फिर सिर हिलाकर सहमति दी।
सुप्रभात महोदय, उस व्यक्ति ने कहा। माइकल ने बिना कुछ कहे सिर हिलाकर सहमति दी। पहचान पत्र नहीं मांगा गया, कोई सवाल नहीं पूछा गया, कोई देरी नहीं हुई। वे बस एक तरफ हट गए और उसे जाने दिया। लोहे का फाटक बिना किसी विरोध के चरमराते हुए खुल गया। शहर के बाहरी द्वारों पर तैनात पहरेदारों की तरह ये लोग भी उसका चेहरा पहचानने लगे थे और उससे भी महत्वपूर्ण बात, उसके चेहरे का मतलब समझने लगे थे। शहर के बाहरी और भीतरी हिस्से में अंतर तुरंत नजर आने लगा। सड़कें बेहतर ढंग से पक्की थीं और उन पर साफ सुथरे पत्थर लगे हुए थे। इमारतें पहले से ऊंची थीं और चिकनी ईंटों से बनी थीं। चौराहों को फव्वारों से सजाया गया था और हवा में राख और पसीने की गंध के बजाय जड़ी बूटियों और अगरबत्ती की हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। माइकल ने इनमें से किसी भी चीज की प्रशंसा करने के लिए रुकने की जहमत नहीं उठाई। वह न तो बाजार चौक की ओर मुड़ा और न ही बगीचों की ओर, और न ही वह उन लोगों में से किसी का अभिवादन करने के लिए रुका जो उसे चलते हुए देखने के लिए मुड़ गए थे। गोल्डन परिवार का निवास स्थान चांदी के लालटेन और छटे हुए हिजैत से घिरी एक लंबी घुमावदार सड़क के अंत में स्थित था। ये संपत्ति चारदीवारी से घिरी हुई और ऊंची थी, जिसमें पॉलिश किए हुए पीतल के द्वार थे और परिवार के प्रतीक चिन्ह वाले वर्दीधारी रक्षक तैनात थे। पास आते ही माइकल ने अपने कदम धीमे कर दिए। यह उनका यहाँ पहली बार आना नहीं था। गोल्डन फैमिली ने ही एक बार उन्हें मैज लियान से संपर्क करने में मदद की थी। उसके ज्ञान के अनुसार वह अन्य कुलीन परिवारों में भी जा सकता था और जब तक उसके पास महान जादूगर द्वारा दिया गया प्रतीक चिन्ह था, उनमें से कोई भी उसका स्वागत करेगा। हालांकि माइकल ने ऐसा नहीं किया। उन्हें परिचितता पसंद थी और वे भी उनसे परिचित थे। इतना ही काफी था। द्वार पर तैनात पहरेदार आगे बढ़े। उनमें से एक ने कुंडी उठा दी। सर माइकल, एक व्यक्ति ने थोड़ा झुककर कहा। माइकल ने हल्के से सिर हिलाया। मुझे किसी जिम्मेदार व्यक्ति से मिलने की जरूरत है। गार्ड ने अपने साथी से नजरें मिलाई, फिर उसे अंदर आने का इशारा किया और खुद आगे चलने का फैसला किया। हम व्यवस्थापक को सूचित कर देंगे, कृपया आगे बढ़ें। माइकल बिना किसी झिझक के द्वार से अंदर चला गया। जैसे ही उसने गोल्डन परिवार की जागीर में प्रवेश किया, कटी हुई घास और पॉलिश किए हुए पत्थर की ठंडी सुगंध ने उसका स्वागत किया। उन्हें नहीं पता था कि बूढ़े आदमी ने कितने समय तक इंतजार किया था, लेकिन आज वह इंतजार खत्म हो जाएगा। माइकल को एक बार फिर अध्ययन कक्ष में ले जाया गया और वहां उसकी सेवा की गई। सौभाग्य से या शायद दुर्भाग्य से गोल्डन परिवार की युवा बेटी सेरिया इस बार उसका मनोरंजन करने के लिए मौजूद नहीं थी। सेवक ने आदरपूर्वक झुककर माइकल की सुविधा सुनिश्चित करने के बाद अपना काम पूरा करने के लिए तुरंत प्रस्थान किया। कुछ ही देर में एक जाना पहचाना चेहरा दरवाजे से अंदर आया। वह मास्टर युआन थे, मैज लियान के निजी सहायक। बुजुर्ग व्यक्ति का व्यवहार हमेशा की तरह संयमित था। उनके वस्त्र सुव्यवस्थित थे और उनका चेहरा शांत था। उनकी पैनी निगाहें माइकल से मिली। उनमें पहचान की एक झलक दिखाई दी। श्रीमिक, मास्टर युआन ने हल्के से सिर हिलाकर अभिवादन किया। उनकी आवाज कांच की तरह शांत और चिकनी थी। मास्टर युआन, माइकल ने खड़े होकर उत्तर दिया। मुझे लगता है कि हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। आपका अनुमान सही है। बूढ़े व्यक्ति ने दरवाजे की ओर इशारा किया। मैज लियान आपका इंतजार कर रही हैं। मैंने परिवहन का इंतजाम कर दिया है। हम रास्ते में बात करेंगे। माइकल बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चला गया। इस समय गोल्डन परिवार की जागीर में सन्नाटा पसरा हुआ था। नौकर छटे हुए हेज और संगमरमर के स्तंभों के बीच परछाइयों की तरह घूम रहे थे। द्वार के ठीक बाहर एक ढकी हुई गाड़ी खड़ी थी, जिसे सुंदर घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा था और जिसके दोनों ओर 2 मौन शूरवीर खड़े थे। माइकल सबसे पहले अंदर आया और गद्देदार बेंच पर बैठ गया। मास्टर युआन भी उसके पीछे आकर बैठ गए और जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, उनके पीछे दरवाजा बंद हो गया। कुछ समय तक केवल घोड़ों के खुरों की लयबद्ध खड़खड़ाहट और लकड़ी के टूटने की धीमी चरमराहट की आवाज ही सुनाई देती थी। दूसरी ओर मास्टर युआन तिरछी नजरों से माइकल को देख रहे थे। उसके हाथ गोद में जुड़े हुए थे, शरीर सीधा था, लेकिन भीतर ही भीतर उसके विचार बिल्कुल भी शांत नहीं थे। मास्टर इस लड़के के साथ बराबरी का व्यवहार क्यों करते हैं? युआन ने 2 दशकों से अधिक समय तक जादूगर लियान की सेवा की थी। वो उस व्यक्ति के मिजाज, उसके निर्णयों और उसके मानकों से भली भांति परिचित था। और वह बूढ़ा जादूगर सम्मान देने में इतना उदार नहीं था। लेकिन शुरू से ही जिस तरह से वह माइकल के बारे में बात करता था, जिस तरह से वह उसे देखता था, वह अजीब था। एक छात्र की तरह नहीं, एक अधीनस्थ की तरह नहीं, बल्कि कुछ और फिर यात्रा शुरू हुई। वे कुछ दिन पहले यात्रा करके आए थे और उन्हें अपने गंतव्य के पास मारे गए राक्षसों के अवशेषों को लाने के लिए कहा गया था। लेकिन उन्हें वहां जो मिला वह उनकी उम्मीदों से अलग था। बेशक झुलसने के निशान थे जो अग्नि जादू के स्पष्ट संकेत थे और ये लियान की प्रतिष्ठा से मेल खाते थे, लेकिन इससे कहीं अधिक था। बहुत कुछ और भी। पत्थर पर पंजों के निशान, एकदम साफ सुथरे ढंग से कटे हुए, कुचले हुए नहीं, बल्कि ऐसे काटे गए जैसे किसी अलौकिक शक्ति ने काटे हों। फिर वहां टेढ़े मेढ़े पेड़ थे जो अप्राकृतिक कोनों पर झुके हुए थे। उन्होंने इस बारे में खुलकर बात नहीं की थी, आम पहरेदारों के सामने तो बिल्कुल नहीं, लेकिन वहां मौजूद हर शूरवीर ने इसे महसूस किया था। हर किसी ने इसे महसूस किया था और उन सभी ने उस दबाव को महसूस किया जैसे ही माइकल नजर आया। युआन को याद आया जैसे कोई ज्वार की लहर हो, न तो जान से मारने का इरादा, न ही कोई आभा, बस उपस्थिति। उनकी मौजूदगी ऐसी थी कि आपके घुटने कांपने लगते थे और आपका दिल धड़कने लगता था। यह उस बच्चे का दबाव नहीं था जो अभी भी जादू की दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा हो। यह एक महान जादूगर का दबाव था। युआन ने उस विचार को मन में ही दबा लिया, लेकिन वह फिर से उठ खड़ा हुआ, अनचाहा और अवांछित रूप से। क्या वह पहले से ही उस स्तर पर है? ये बात समझ से परे थी। ऐसा होना मुमकिन नहीं था। लेकिन लियान ने हमेशा उससे कहा था कि दुनिया नियमों के प्रति कभी दयालु नहीं होती, कि कभी कभी लोग जन्म से नहीं होते, उन्हें बनाया जाता है। फिर भी यह अब महज अक्कलबाजी नहीं रह गई थी, महज उसके मन की फुसफुसाहट नहीं थी।
यहाँ तक कि शूरवीरों में भी कानाफूसी शुरू हो गई थी। उनमें से कुछ अब दबी आवाज में माइकल के बारे में बात कर रहे थे। एक साथी के रूप में नहीं, एक युवा कुलीन के रूप में नहीं, बल्कि एक अलग तरह के आदर के साथ, भय से भरा सम्मान, एक ऐसा संदेह जिसे उनमें से किसी ने भी सीधे तौर पर व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वे सभी इसे साझा करते थे। गाड़ी के मुड़ने पर माइकल थोड़ा पीछे झुक गया, उसकी आंखें आधी बंद थीं। उसकी खुशबू, वही मधुर सुगंध जिसे युआन ने पहले महसूस किया था, अभी भी उस बंद कमरे में हल्की हल्की फैली हुई थी। क्या तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है? माइकल ने अचानक पूछा। उसकी आंखें अभी खुली भी नहीं थीं। युआन आधे पल के लिए अकड़ गया। मैं बस ये सोच रहा था कि आज मेरे स्वामी आपका स्वागत कैसे करेंगे। माइकल ने बिना देखे ही हल्की सी मुस्कान दी। मुझे लगता है कि वो बहुत खुश नहीं होगा। युआन ने रूखेपन से कहा, ये तो बहुत अच्छा होगा। वाह। इंतजार कर रहा है। उसे जितना समय देना चाहिए था उससे कहीं अधिक समय दे दिया। मुझे पता है। उसके बाद वे कुछ देर तक चुप रहे। गाड़ी शहर के भीतरी हिस्से से गुजरती रही, ऊंचे ऊंचे टावरों, कांसे की छतों वाले आलीशान मकानों और खूबसूरती से संवारे गए बगीचों को पार करते हुए। यहाँ की सड़कें कीचड़ और गंदगी से मुक्त थीं, लेकिन सन्नाटे से भरी हुई थी, वही सन्नाटा जो सत्ता के गड्ढों में पाया जाता है। अंततः गाड़ी धीमी हो गई। युआन ने दीवार में बने छोटे से छेद से चालक को इशारा किया और गाड़ी ऊंची लाल दीवारों से घिरे एक विशाल परिसर के सामने रुक गई। द्वार पहले से ही खुले हुए थे। माइकल सबसे पहले बाहर निकला। उसके वस्त्र में हलचल का कोई खास असर नहीं हुआ। युआन उसके पीछे पीछे आया। उसकी निगाहें माइकल की ओर घूम रही थीं। इस बार कोई शूरवीर उनके साथ नहीं था। उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी। उसे और इंतजार न कराएं, मास्टर, युआन ने कहा और आगे बढ़ गए। माइकल ने कुछ नहीं कहा और बस ग्रैंड मेज के निजी सहायक के पीछे पीछे चलता रहा। वे बिना देरी किए खुले फाटकों से होकर गुजर गए। युआन ने कुछ नहीं कहा और 2 और गलियारों से गुजरने के बाद वे उस परिचित लकड़ी के दरवाजे पर रुक गए। उसने दस्तक देने के लिए हाथ उठाया। अंदर आ जाओ। दूसरी तरफ से एक आवाज आई। दोनों अंदर दाखिल हुए और उन्हें एक परिचित चेहरा दिखाई दिया। मेजलियान अपनी मेज पर बैठे थे। उंगलियां आपस में गुंथी हुई थीं और ठुड्डी उन पर टिकी हुई थी। उसने ऊपर देखा और वहीं जम गया। बूढ़े आदमी की आंखें सिकुड़ गईं, उसकी भौहों की सिलवटें और गहरी हो गईं। उसने कुछ सेकंड तक चुपचाप माइकल को देखा। शुरुआत में लियान की आंखों में कोई भाव नहीं दिखा, लेकिन शांत मुखौटे के पीछे बूढ़े जादूगर के मन में विचार उमड़ रहे थे। उसके सामने एक लंबा चौड़ा युवक खड़ा था, जिसका शांत स्वभाव, नुकीला जबड़ा और लंबे काले बाल पीछे की ओर ढीले ढंग से बंधे हुए थे, जो एक शांत अधिकार का भाव प्रकट कर रहा था। निश्चित रूप से आकर्षक और अपरिचित। फिर भी यह इतना परिचित था कि यादें ताजा हो गईं। उन्होंने इसके बारे में बात नहीं की, जैसा कि जानने वालों के बीच रिवाज था। आश्चर्य को शिष्टाचार के नीचे दबा दिया गया। तुम अलग दिख रहे हो, उसने बस इतना ही कहा। उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था। माइकल तुरंत समझ गया कि दूसरा पक्ष किस बारे में बात कर रहा है। उनका विकास। हालांकि उसे इस बात का यकीन नहीं था कि क्या मेजलियान कुछ और भी देख रही थी। माइकल का परिवर्तन किसी भी तरह से चौंकाने वाला नहीं था। जब एस और लिया ने उसे लौटते ही पहली बार देखा तो उनके चेहरे पर आश्चर्य का कोई निशान नहीं था, लेकिन उनके शांत भावों के नीचे और उन पर पहले से ही हावी भावनाओं के बावजूद वे पूरी तरह से स्तब्ध रह गए थे। क्या उसके बाल असली थे? क्या वह विग थी? आखिर उसके साथ क्या हुआ था? उनकी जिज्ञासा चिंता से नहीं, बल्कि घोर अविश्वास से उपजी थी। अब भी, उनके नए रूप से अभ्यस्त हो जाने के बाद भी, उनके मन में कुछ अजीब सा भाव बना हुआ था। क्या ये ईर्ष्या थी या जलन? उन्हें पक्का पता नहीं था, या शायद उन्हें पता था और वे इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे। उन्हें बस इतना पता था कि यह कमीना दिखने में बेहद आकर्षक था। जो लोग माइकल को पहले से जानते थे, उनके लिए भी यही बात लागू होती थी। लेकिन वह व्यक्ति खुद इससे अनजान बना रहा। उसके परिवार के बाहर हर कोई इसे अच्छी तरह से छिपाना जानता था, अपने विचारों को अपने तक ही सीमित रखना जानता था। जैसे जैसे मेजलियान घूरता रहा, उसकी निगाहें और तीखी होती गईं। माइकल ने जो चोगा पहना था वह दिखावटी नहीं था, लेकिन उसमें एक सहज शालीनता थी। इससे भी बढ़कर उस लड़के की उपस्थिति में ही कुछ ऐसा था जो उसकी पुरानी प्रवृत्ति को झकझोर रहा था, कुछ भारी, खतरनाक, परिचित और पूरी तरह से अपरिचित। उसकी निगाहें एक पल के लिए नीचे की ओर गईं और तभी उसने उसे देखा। वह थी माना शक्ति। यह माइकल के चारों ओर कुंडली मारे हुए सर्प की तरह मंडरा रहा था, शांत, संयमित और अत्यंत विशाल। कमरे का परिवेशी दबाव थोड़ा सा बदल गया। हवा थोड़ी सी घनी हो गई। यह कोई सक्रिय जादू नहीं था, यह बस मौजूद था। लियान ने अपने जीवनकाल में अनगिनत जादूगरों, योद्धाओं और विद्वानों का अध्ययन किया था, लेकिन कुलीन वर्ग में भी किसी भी युवा के पास इतनी अधिक माना शक्ति नहीं होनी चाहिए, खासकर माइकल की उम्र में, और बिना तनाव के लक्षणों के तो बिल्कुल नहीं। उसकी भौहें तन गईं, न कांपती उंगलियां, न पीले होंठ, न अस्थिरता के कोई संकेत। यहाँ तक कि नसों में दिखने वाला हल्का सा रंग परिवर्तन भी नहीं, जो तब दिखाई देता है जब किसी अनुपयुक्त नस से जबरदस्ती बहुत अधिक शक्ति खींची जाती है। पहले लड़के ने अपनी बहादुरी भरी शक्ल के पीछे उन दरारों को मुश्किल से छिपाया था, लेकिन अब कुछ नहीं, बस शांति और वह खामोश, अस्वाभाविक गहराई। लियान अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और मेज की दूसरी ओर रखी कुर्सियों में से एक की ओर लापरवाही से हाथ हिलाया। सर माइक, कृपया बैठिए। माइकल ने विनम्रतापूर्वक सिर हिलाकर बात मानी और सीट पर बैठ गया। एक पल बीत गया। मास्टर युआन, लियान ने माइकल से निगाहें हटाए बिना कहा, कृपया हमें कमरा दे दीजिए। युआन ने बस एक पल के लिए संकोच किया, फिर उसने चुपचाप झुककर प्रणाम किया और बाहर कदम रख दिया। उसके पीछे दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ बंद हो गया। दोनों के बीच कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया।
आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या सर माइक यहाँ किसी साधारण मुलाकात के लिए आए हैं? बिल्कुल, ये भी ठीक है। लियान की आवाज धीमी और सीधी थी। माइकल ने बिना पलक झपकाए उसकी आंखों में देखा, अपना जवाब देने के लिए। मैंने अपना फैसला कर लिया है। शब्द सरल थे, बिना किसी नाटकीयता के बोले गए थे, लेकिन लियान ने महसूस किया कि उसकी नब्ज में हल्का सा बदलाव आया है। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक झंझनाहट सी दौड़ गई, आधी उम्मीद आधी चिंता। माइकल थोड़ा आगे झुका, उसकी उंगलियां कुर्सी के आर्मरेस्ट पर हल्के से टिकी हुई थीं। मैंने ड्यूक ऑफ एवरमून की प्रतियोगिता में शामिल होने का फैसला किया है। तुम्हारे लिए, मेज लियान। लियान ने अपनी भौहें उठाईं, लेकिन बूढ़े जादूगर के कुछ बोलने से पहले ही माइकल ने अपनी बात जारी रखी। हालांकि जैसा कि महान जादूगर ने मुझसे पहले कुछ मांगा था, मेरा मानना है कि बदले में आपसे कुछ मांगना भी उचित है। मेज लियान की आंखें थोड़ी सी फड़क उठीं। उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ, उन्हें लगभग उम्मीद थी कि माइकल कोई अनुरोध करेगा। उसे लड़के का लहजा बहुत मजेदार लगा, शांत, सहज और सधा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई व्यापारी रेशम का सौदा कर रहा हो, न कि कोई युवा जादूगर राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक से कुछ मांग रहा हो। फिर भी उसे इससे खुशी हुई, क्योंकि इसका मतलब था कि माइकल पहले से ही इस काम के लिए तैयार था। तुमने मुझे चोट पहुंचाई, लियान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। क्या मैं उदार नहीं रही हूं? माइकल ने आपकी बातों में नहीं आया। उदारता और मूल्य एक ही चीज नहीं है। मुझे यकीन नहीं है कि आप मुझे जो पेशकश कर सकते हैं वह इतनी मेहनत के लायक है या नहीं। लियान की आंख फिर से फड़क उठी, इस बार और भी स्पष्ट रूप से। बदतमीज बच्चा, और मैं पूछना चाहूंगा कि सर माइक की ऐसी क्या इच्छा है जिससे मेरी भेंटें और अधिक मूल्यवान बन सके? माइकल ने कंधे उचकाए और उसकी निगाहें आलस से लियान के पीछे किताबों से भरी अलमारियों पर टिक गईं। कुछ खास नहीं, उसने बहुत ही लापरवाही से कहा, लेकिन लियान ने उसे पकड़ लिया। आंखों का वो सूक्ष्म बदलाव, माइकल के शब्दों में वो हल्का सा ठहराव, यह ऐसा था मानो कोई बाज अपने शिकार पर एक नजर डाले और फिर ये दिखावा करे कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें किताबें पसंद हैं? लियान ने मुस्कुराते हुए पूछा। माइकल ने पलकें झपकाईं, फिर पीछे मुड़कर देखा। मैं पढ़ता हूँ, उसने सरल शब्दों में उत्तर दिया। लियान ने जोर नहीं डाला, इसके बजाय उसने हाथ उठाया और धीमी आवाज में अपने पीछे की शेल्फ से 2 किताबें मंगवाईं। वे किताबें आगे बढ़ी, उनकी जिल्द घिसी हुई थी लेकिन अच्छी तरह से रखी हुई थी, और धीरे से उनके बीच की मेज पर टिक गईं। पहली किताब, उन्होंने मोटी किताब पर हाथ मारते हुए कहा, लायनहॉट साम्राज्य का इतिहास और वेरोन साम्राज्य से इसके संबंध हैं। यह आसान नहीं है, लेकिन इसे पढ़कर आप हमारी दुनिया को समझ पाएंगे। नाम, गुट, दुश्मन, ये वो सब बातें हैं जो आपकी स्थिति में एक व्यक्ति को पता होनी चाहिए। हालांकि इसे पढ़ना काफी दिलचस्प है और इसमें ऐसी जानकारी भी हो सकती है जो आपको पहले से पता हो। क्योंकि इसकी विषय वस्तु बहुत व्यापक है, इसलिए मैं इसे आपको सर माइक, एक मित्र के रूप में दे रहा हूं। ऐसा प्रतीत होता है कि जादूगर ने अंतिम शब्द पर जोर दिया था। माइकल ने कुछ नहीं कहा, उसकी निगाहें किताब की ओर जरा भी नहीं गईं। दूसरा, लियान ने गहरे नीले रंग की चमड़े की जिल्द वाली छोटी किताब पर हाथ फेरते हुए कहा, ध्यान की एक तकनीक है। हालांकि यह विशेष रूप से उपयोगी नहीं है क्योंकि यह एक सामान्य तकनीक है जिसका उपयोग कोई भी जादूगर कर सकता है और इससे कुछ खास लाभ नहीं मिलता, फिर भी यह शोध के लिए काफी अच्छी सामग्री है और साथ ही दिलचस्प भी है। माइकल ने विनम्रतापूर्वक सिर हिलाया। धन्यवाद, लेकिन फिर भी उसने किताबों की तरफ नजर नहीं डाली। लियान ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। वह जानता था कि लड़के के विचार उसके चेहरे के भाव से बिल्कुल अलग थे। शांत, भावहीन और निराशाजनक रूप से चुप। उसने किताबों की ओर हाथ तक नहीं बढ़ाया। जिज्ञासा का कोई संकेत नहीं, कम से कम बाहरी तौर पर तो नहीं। जिसका मतलब था कि माइकल जानबूझकर अपनी क्षमता को सीमित कर रहा था। बहुत दिलचस्प। मेज लियान की आंखों में एक चमक थी। उन्होंने पूछा, क्या आप अपने उपहारों से संतुष्ट हैं? माइकल ने सिर हिलाया। मैं आभारी हूँ। ये तो मेरी तरफ से दी जाने वाली सेवाओं का बस एक छोटा सा हिस्सा है, सर माइक। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं आप पर भरोसा करने को तैयार हूँ, मेज लियान। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह प्रतियोगिता किस बारे में है? मेज लियान पीछे झुक गए और अपनी बाहें मोड़ ली। चिंता करने की कोई बात नहीं है। प्रतियोगिता में केवल तुम्हारी उम्र के युवा ही भाग लेंगे। उन्होंने इसके बारे में और विस्तार से नहीं बताया, लेकिन माइकल उनकी बात समझ गया। जब तक उसके जैसा कोई दूसरा राक्षस सामने नहीं आ जाता, तब तक ये प्रतियोगिता जीतना पहले से ही उसका ही था। माइकल ने अभी तक उत्पत्ति की भूमि का ज्यादा पता नहीं लगाया था, लेकिन लियान की उम्र और स्थिति को देखते हुए युवा महान जादूगर शायद दुर्लभ थे, शायद अस्तित्वहीन भी हों। मेज लियान ने माइकल की आंखों में समझदारी की झलक देखी और प्रसन्न होकर धीरे से हाँ किया। फिर भी उन्होंने आगे कहा, वैसे यह एक टूर्नामेंट है, ऐसा टूर्नामेंट जहां मुकाबले भाग्य या अफरा तफरी से तय नहीं होते। दुर्भाग्यपूर्ण जोड़ियों के कारण मजबूत खिलाड़ी कमजोर से नहीं हारेंगे। ये सुनियोजित है, इसमें कई स्तर हैं, इसे हर चरण में अलग अलग पहलुओं की परीक्षा लेने के लिए बनाया गया है। माइकल ने भौहें चढ़ा ली। मतलब सर माइक, लियान ने आगे झुकते हुए कहा, यह प्रतियोगिता सिर्फ एक साधारण लड़ाई नहीं होगी। ये चुनौतियों की एक श्रृंखला है। द्वंद्व हाँ, लेकिन साथ ही परीक्षाएं भी। पहेलियां, टीम की कार्यप्रणाली, सामरिक अभ्यास, कुछ सार्वजनिक हो सकते हैं, अन्य निजी तौर पर तय किए जाएंगे। हर दौर में अयोग्य लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। अंत में केवल सबसे ज्यादा अनुकूलनशील ही बचेंगे। माइकल थोड़ा पीछे झुक गया और सोचने लगा, तो ये सिर्फ शारीरिक ताकत की बात नहीं है। बिल्कुल सही, सिर्फ शक्ति होना ही काफी नहीं है, इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। कब इसे जाहिर करना है और कब इसे रोक कर रखना है, ये भी जानना जरूरी है। लियान की निगाहें तेज हो गईं। तुम्हें कुलीन परिवारों के घमंड का सामना करना पड़ेगा, शूरवीर वंशों के वारिसों का, एकांत में प्रशिक्षित युवा राक्षसों का,
कुछ को अजीबोगरीब वरदान प्राप्त हैं, कुछ की वंश परंपरा इस राज्य से भी पुरानी है। इनमें से किसी को भी आम गली के गुंडों की तरह आसानी से नहीं समझा जा सकता। माइकल जरा भी नहीं हिचका। अच्छा, फिर उन्होंने पूछा, प्रतियोगिता कब शुरू होगी? मेज लियान ने मेज पर सोच विचार करते हुए अपनी उंगलियां थपथपाईं। उन्होंने कहा, लगभग 1 महीने बाद, हालांकि उद्घाटन समारोह और प्रारंभिक सभाएं इससे पहले ही शुरू हो जाएंगी। मेरा सुझाव है कि आप राजधानी में कम से कम 1 सप्ताह पहले पहुंच जाएं। माइकल ने सिर हिलाया। समझ गया। लियान का लहजा थोड़ा अनौपचारिक हो गया और वह उठकर खिड़की की ओर टहलते हुए बोला, चूंकि प्रतियोगिता राजधानी में है, इसलिए इसे ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। अगर आप इससे बचने की कोशिश भी करें तो भी पूरे शहर में इसकी चर्चा होगी। माइकल ने सिर हिलाया और फिर बिना रुके एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसमें उसे बहुत रुचि थी। क्या मैं ड्यूक की बेटी को अस्वीकार कर सकता हूँ? हाँ। पहले तो मेज लियान को अपने सामने खड़े युवक की धृष्टता पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन उसकी ताकत के बारे में सोचने और खुद के रुतबे को समझते हुए यह मामला असंभव नहीं होना चाहिए, है ना? बाद में मेज लियान ने कहा, बस इसे सार्वजनिक रूप से मत करो और पहले कीमतें वसूल लो। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। जो भी हो, राजकुमारी को देखने के बाद युवक अपना मन बदल सकता है। साथ ही यह भी संभव है कि ड्यूक खुद माइक को स्वीकार न करे, क्योंकि यह शायद उसकी योजना के बाहर है। उद्धरण, जो भी हो, बस मुझे वो औषधि मिल जाए। मेज लियान से कुछ देर बात करने के बाद माइकल वहां ज्यादा देर नहीं रुका। मास्टर युआन को वापस बुलाया गया ताकि वे उसे मुख्य क्षेत्र से बाहर निकालकर भीतरी शहर में ले जा सके। जल्द ही माइकल वापस शहर के बाहरी इलाके में आ गया। वह रुका नहीं और सोचने विचारने के बजाय सीधे हंटर गिल्ड की ओर चल पड़ा। आज वह आयरन हंटर लेवल में अपना आखिरी टास्क पूरा करने जा रहा था। माइकल के आगमन पर गिल्ड हॉल ऊर्जा से भरपूर हो गया था। उच्च श्रेणी के शिकारी खुले मैदान में इधर उधर घूम रहे थे, ज्यादातर छोटे छोटे समूहों में, हंसते हंसते, बहस करते या थकी हुई आंखों और चोटिल शरीरों के साथ आराम करते हुए। शोरगुल के बावजूद माइकल का आना किसी का ध्यान खींचे बिना नहीं रहा। कुछ ने उसकी ओर देखा, कुछ ने तुरंत नजरें फेर लीं, कुछ ने आधे उठे हाथों से मुंह ढककर फुसफुसाया। सर माइक, रिसेप्शनिस्ट ने अभिवादन किया। पूरे गिल्ड में माइकल उसे सबसे अच्छी तरह जानता था। उसकी नेम प्लेट पर एलिरा लिखा था और वह नए सदस्यों के साथ तीखी जुबान के लिए जानी जाती थी। लेकिन अब वह हल्की सी मुस्कुराई। मुझे लगता है कि आप एक मिशन रजिस्टर कराने आए हैं। हाँ, माइकल ने उत्तर दिया। एलिरा ने सिर हिलाया और काउंटर के नीचे हाथ डालकर आयरन लेवल क्लियरेंस के लिए विशेष रूप से चिन्हित मिशन बोर्डों का एक बंडल निकाला। कोई प्राथमिकता? उन्होंने कहा, शहर से बाहर कोई जगह, हो सके तो अकेले। कुछ क्षणों तक उनके बीच मौन रहा, फिर उसने उसे एक कागज का टुकड़ा थमा दिया। माइकल की निगाहें हर विवरण पर टिकी थीं। ग्रेटर दैन मिशन का प्रकार, संहार। स्थान, ग्लूमशेड रेविन। उद्देश्य, सीमा चौकियों पर आतंक मचाने वाले स्टोनेटिस्क सुअर का सफाया करना। खतरे का स्तर, उच्च लौह स्तर, कांस्य स्तर के करीब। इनाम, 38 चांदी के सिक्के। और हाँ, माइकल अब पढ़ सकता था। वह सर्वश्रेष्ठ तो नहीं था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसने जो सीखा था, उसकी बदौलत अब वह कई दर्जन अक्षरों को पहचान सकता था। दुर्भाग्यवश कौशल विकसित करने की उनकी आशंका सच नहीं हुई। माइकल ने सिर हिलाया। मैं इसे ले लूंगा। आपको सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे, एलिरा ने मिशन बहीखाता आगे बढ़ाते हुए कहा। उसने अपना नाम लिखा और बिना कुछ कहे मुहर लगी कागज ले ली। इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया। माइकल अपने हाथ में मौजूद नक्शे को भूल रहा था और कुछ दिन पहले तक उसके पास जो आत्मविश्वास नहीं था, उस शांत आत्मविश्वास के साथ राजधानी से बाहर निकलने का मार्ग याद कर रहा था। विस्तृत रास्ते, घने जंगलों की पगडंडियां, इनमें से किसी से भी उसे डर नहीं लगता था। वह ढल चुका था। एस और लिया के मार्गदर्शन से इस दुनिया में घूमना फिरना उसके लिए स्वाभाविक हो गया था। इस बार उन्हें उनकी जरूरत नहीं थी। राजधानी से निकलना आसान था। उसे किसी ने नहीं रोका। शहर से बाहर निकलते ही माइकल एक शांत उपवन में रुका, नक्शे को लपेटा और अपने मरे हुए ग्रिफिन को बुलाया। वह मृत ग्रिफिन आगे बढ़ा। माइकल ने बड़ी सहजता से उस पर चढ़ाई कर ली। जैसे ही वह हवा में उछला, हवा उसके चेहरे को छूती हुई आगे बढ़ी। माइकल दूर की पहाड़ियों की ओर देखता रहा। राजधानी की गर्मी के विपरीत हवा का ठंडा झोंका उसे स्फूर्ति प्रदान कर रहा था। जैसे ही वह जमीन से काफी ऊपर उड़ रहा था, मरे हुए ग्रिफिन के पंख एक स्थिर लय में फड़फड़ा रहे थे। वह सहजता और सुंदरता के साथ आकाश को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। नीचे विशाल अनछुई सुंदरता के साथ दुनिया फैली हुई थी। जंगल, नदियां और पहाड़ क्षितिज तक फैले हुए थे। कुछ मिनटों की उड़ान के बाद माइकल को नीचे ग्लूमशेड रेविन दिखाई दिया। परिदृश्य में नाटकीय परिवर्तन आया। धरती में गहराई तक खुदी हुई एक उबड़ खाबड़ चट्टानी घाटी, जो मुड़े हुए कंकालनुमा पेड़ों से घिरी हुई थी, जो हवा में मरोड़ते हुए प्रतीत होते थे। यहाँ का वातावरण तनाव से भरा हुआ था, मानो स्वयं घाटी ने दुनिया के खिलाफ एक लंबे समय से भूली हुई दुश्मनी पाल रखी हो। कार्य पूरा हो गया। माइकल उथले जंगल के किनारे पर खड़ा था। उसने अपनी बाहें क्रॉस कर रखी थी और वह अपने सामने मौजूद मरे हुए प्राणियों के छोटे समूह को देख रहा था। कभी जीवित रहने वाले ये जानवर, वन के निचले स्तर के सफाईकर्मी, विकृत शिकारी कुत्ते और सींगों वाला सुअर, अब खामोशी से खड़े थे, हवा में धीरे धीरे झूल रहे थे। उसे जरा भी पसीना नहीं आया था। इस मिशन को हाई आयरन के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन सच्चाई ये थी कि जानवर कमजोर थे। ये केवल नौसिखियों या वास्तविक शक्ति के अभाव वाले लोगों के लिए खतरनाक है। माइकल के लिए यह महज एक औपचारिकता थी, एक सीढ़ी मात्र। और अब अपने सामने मौजूद आज्ञाकारी मरे हुओं को देखकर उसे अपना जवाब मिल गया था। बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था, उसने हवा में धीमी आवाज में कहा। जब तक मैं काफी मजबूत हूं, प्रक्रिया सुचारू और आसान है। राक्षसों के इस समूह को अभी अभी पाताल लोक से बुलाया गया है।
माइकल आगे बढ़ा और मरे हुए सींग वाले सुअर के चारों ओर चक्कर लगाया। उसके शरीर पर अभी भी उसके साथ हुई संक्षिप्त लड़ाई के निशान थे, उदाहरण के लिए एक टूटा हुआ पैर, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जिस क्षण मृत्यु ने उन्हें अपने शिकंजे में ले लिया, ऐसे घाव महत्वहीन हो गए। वे अब जानवर नहीं रहे, वे कठपुतली बन गए थे, औजार बन गए थे। बेशक उनकी प्रतिभा के दम पर उनके पास कुछ और भी बड़ा बनने का मौका था। इससे मैं जल्द ही अपने हंटर रैंक को बढ़ा पाऊंगा, उसने बुदबुदाते हुए कहा। और मैं लेवल 21 पर भी पहुंच जाऊंगा। शायद अपनी दुनिया में कुछ दरारों से होकर एक छोटी सी यात्रा करने से काम बन जाए। उसके कॉन्ट्रैक्ट स्लॉट अब भर चुके थे। अगर वह फिर से लेवल अप भी कर लेता तो ज्यादा से ज्यादा 5 दिनों में उसका अनडेड सेटअप पूरा हो जाता। तब वह अपना ध्यान वापस लकी, प्रिंस और बाकी लोगों पर लगा सकता था। दिन की शुरुआत ही हुई थी, लेकिन माइकल को पहले से ही इस बात का अच्छा अंदाजा था कि अगले कुछ दिन कैसे बीतेंगे। फिर भी मुझे फिलहाल कोई नया काम लेने से बचना चाहिए। कल मैं लिली के स्कूल जाऊंगा और शायद वहां काफी व्यस्तता रहेगी। सौभाग्यवश मैं जिलियान का काम समय से पहले पूरा हो जाना चाहिए। इससे अकादमी में उनके प्रवेश में भी कोई बाधा नहीं आएगी। उत्पत्ति की भूमि एक आकर्षक जगह थी, लेकिन ऑरोरा, उसकी वास्तविक दुनिया, उसके लिए अभी भी बहुत मायने रखती थी। कम से कम अभी के लिए तो यही स्थिति है। स्पार्टन को उन राक्षसों के शवों को जलाने का आदेश देने के बाद, जिन पर उसने अपना दावा नहीं किया था, माइकल अपने ग्रिफिन पर चढ़ गया और राजधानी की ओर वापस चल दिया। वहां पहुंचते ही उसने अपने मिशन की रिपोर्ट जमा कर दी। रिसेप्शनिस्ट ने उसे हैरानी से देखा, जो समझ में आता था क्योंकि उसने रिपोर्ट बहुत ही कम समय में तैयार कर ली थी। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, बस उसे 3 दिन बाद आने को कहा। उस समय गिल्ड आधिकारिक तौर पर कार्य की पूर्णता की पुष्टि करेगा। किसी ने भी उसके हंटर लेवल को बढ़ाने के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन माइकल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जो उसके लिए तय था वह उसे मिल जाएगा, इस बात में उसे कोई संदेह नहीं था। माइकल बिना किसी खास धूमधाम के घर लौट आया। सूरज की सुनहरी रोशनी अब भी पूरी दुनिया को नहला रही थी। उसकी किरणें शांत इलाके की खिड़कियों से धीरे धीरे छनकर आ रही थी। वह अंदर दाखिल हुआ। चारों ओर नजर घुमाते हुए उसने देखा कि कोई हलचल नहीं थी। एस और लिया अभी भी लापता थे। वैसे तो उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसने उन्हें भावनात्मक कारणों से नहीं बल्कि सुविधा के लिए अपने पास रखा था। अब वह बोल सकता था, पढ़ और लिख भी सकता था। धारा प्रवाह तो नहीं, लेकिन पर्याप्त, इतना कि ये सब उसकी जरूरत न रहे। वह अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद उसने अपने भंडारण स्थान में हाथ डाला और मेजलियान द्वारा दी गई वस्तुएं बाहर निकाली। उपहार। अब उसके हाथों में 2 किताबें थीं, एक मोटी, एक पतली। वह चुपचाप उनकी ओर देखता रहा। वह मोटी किताब लायनहॉट साम्राज्य का इतिहास और उस साम्राज्य से उसके संबंध जिसकी उसने सेवा की इत्यादि। दूसरी किताब छोटी थी। इसमें दी गई ध्यान तकनीक अनोखी नहीं थी, लियान ने भी यही कहा था, लेकिन माइकल जैसे व्यक्ति के लिए जिसके पास ध्यान की कोई अच्छी तकनीक भी नहीं थी, ये 2 उपहारों में से लगभग सबसे मूल्यवान चीज थी। माइकल ने इस पर डिटेक्ट का इस्तेमाल किया था और इसे 2 सितारा दुर्लभ खजाने के रूप में वर्गीकृत किया गया था। मेजलियान के शब्द अब भी उनकी स्मृति में धुंधले से गूंज रहे थे। ये तो मेरी तरफ से दी जाने वाली सेवाओं का बस एक छोटा सा हिस्सा है, सर माइक। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। माइकल ने मन ही मन हल्की सी मुस्कान दी। उसने ज्यादा कुछ नहीं मांगा था, अभी तो बिल्कुल नहीं, लेकिन जल्द ही वह ऐसा करेगा। माइकल ने पहले मोटी किताब को एक तरफ रख दिया, फिर उस मोटी किताब को खोलकर पन्ने पलटने लगा। माइकल ने ध्यान केंद्रित करते हुए पुस्तक में वर्णित श्वास लेने की विधि का अनुसरण किया। उन्होंने धीरे धीरे सांस ली, फेफड़ों में हवा भरने का अनुभव किया और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ी, जिससे उनका मन शांत हो गया। जैसे जैसे उसने इस प्रक्रिया को दोहराया, उसे एक अजीब सी अनुभूति होने लगी, मानो उसकी चेतना एक गहरी अवस्था में विलीन हो रही हो। पहले तो चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसके भीतर से एक सूक्ष्म खिंचाव उभरने लगा। उसकी चेतना का सागर आकार लेने लगा। एक विशाल अंधकार में स्थान उसके सामने एक अंतहीन सागर की तरह फैला हुआ था। माइकल की चेतना धीरे धीरे इसमें समा गई। जैसे जैसे वह साधना करता गया, बाहरी दुनिया से ऊर्जा उसकी ओर प्रवाहित होने लगी और एक कोमल धारा की तरह उसकी चेतना के सागर में समाहित होने लगी। यह अनुभूति ताजगी भरी थी, जैसे गर्मी के दिनों में ठंडी हवा का झोंका। माइकल की अवशोषण दर उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक तेज थी और वह सोच रहा था कि क्या यह उसकी उच्च मानव शक्ति के कारण था या ध्यान तकनीक के उच्च स्तर के कारण। जैसे जैसे माइकल साधना जारी रखता गया, उसने महसूस किया कि उसकी चेतना का सागर अधिक स्थिर होता जा रहा है और उसका मानव भंडार थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता जा रहा है। वह समय का ध्यान भूल गया, अपनी सांसों की शांत लय और ऊर्जा के कोमल प्रवाह में लीन था। अगली सुबह जब सूरज उगा और उसकी गर्म रोशनी कमरे में फैली, तब जाकर माइकल आखिरकार अपनी साधना की अवस्था से बाहर आया। उसकी आंखों के सामने एक नोटिफिकेशन पैनल तैरने लगा, जिससे पता चला कि उसकी बुद्धिमत्ता में 0.5 अंकों की वृद्धि हुई है। माइकल की आंखें चौड़ी हो गईं। हालांकि यह सिर्फ आधा अंक था, लेकिन माइकल ने तुरंत ही इसका महत्व समझ लिया। उसने धीरे से सांस छोड़ी और बिस्तर के फ्रेम से टेक लगाकर बैठ गया। दूसरों के लिए छोटा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा, उसने लगभग अविश्वास से बुदबुदाया। यह भूलना आसान था कि उसने इतने कम समय में कितनी तरक्की कर ली थी। तमाम उथल पुथल, खतरों और बदलावों के बावजूद उसने कभी अपनी रफ्तार धीमी नहीं की। और अब जब वह आधिकारिक तौर पर एक उच्च कोटि का इंसान बन चुका था, तो उसकी हर छोटी बड़ी प्रगति एक इंसान के लिए बहुत मायने रखती थी। माइकल ने अपने हाथ सिर के ऊपर फैलाए और अपनी ऊर्जा के प्रवाह के साथ अपने जोड़ों के हल्के दर्द को दूर होने दिया। सुबह का समय बर्बाद न करें, उसने खिड़की की ओर मुड़ते हुए मन ही मन कहा। नया दिन शुरू हो चुका था और स्कूल का दौरा आज ही निर्धारित था। उत्पत्ति की भूमि में अभी अभी भोर हुई थी, जिसका मतलब था कि उसकी दुनिया में पहले से ही काफी सुबह हो चुकी थी।
लिली को अब तक स्कूल के लिए निकल जाना चाहिए था। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो शुरू में सिर्फ उसे स्कूल तक छोड़ने का ही प्लान बनाया था, माइकल ने बुदबुदाते हुए कहा। उसने तुरंत अपने विचारों को समायोजित कर लिया। घर में अकेले होने की पुष्टि करने के बाद उसने स्पार्टन को पहरा देने के लिए बुलाया। फिर बिना किसी झिझक के उसने ऑरोरा में अपने शरीर के साथ अपनी चेतना को पुनः जोड़ लिया। माइकल ने अपनी आंखें खोली तो उसे ऑरोरा में अपने कमरे की जानी पहचानी छत दिखाई दी। सुबह की हल्की रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी, मानो एक कोमल जागृति संकेत के रूप में उसके चेहरे को छू रही हो। कुछ क्षणों के लिए वह चुपचाप वहीं लेटा रहा, ऊपर की ओर देखता रहा, अपनी साधना के बचे हुए प्रभावों को स्वाभाविक रूप से मिटने देता रहा। वास्तविक दुनिया हमेशा थोड़ी भारी लगती थी, शक्ति से कम भरी हुई, लेकिन फिर भी यह उसका घर था। अंततः वो उठकर बैठ गया और अंगड़ाई ली। उसका शरीर हल्का और तरोताजा महसूस कर रहा था। वह छोटे से संलग्न बाथरूम में गया और नल चालू कर दिया, जिससे ठंडा पानी बेसिन में भर गया। गर्म पानी से भरे शॉवर की भाप से जैसे ही शीशे पर धुंध जमने लगी, माइकल ने आराम से खुद को रगड़कर साफ करना शुरू कर दिया। पानी और गर्माहट का एहसास उसे स्थिरता और एक सामान्य सा अनुभव दे रहा था। एक छोटी सी विलासिता जिसकी कद्र उसने तब तक नहीं की थी जब तक उसका जीवन दो दुनियाओं के बीच बंट नहीं गया था। सूखने के बाद उसने एक साफ सुथरी गहरे रंग की कमीज और एक साफ पैंट पहनी, कुछ भी बहुत औपचारिक नहीं, लेकिन स्कूल के दौरे के लिए पर्याप्त रूप से शालीन। जब वह रसोई में दाखिल हुआ तब तक पूरे अपार्टमेंट में तलने के तेल और लहसुन की खुशबू फैल चुकी थी। उसकी चाची चूल्हे के पास खड़ी थी, आस्तीनें ऊपर चढ़ाए हुए और एक पैन में कुछ सुनहरा भूरा होने तक पका रही थी। तुम सुबह जल्दी उठ गए, उसने बिना मुड़े कहा। माइकल ने शांत भाव से उत्तर दिया, कुछ काम थे, मैंने सोचा था। बैठो, मेरा काम लगभग पूरा हो गया है। उसने अपने स्पैटुला से मेज की ओर इशारा किया। माइकल ने बात मान ली और बैठ गया, जबकि उसने एक व्यंजन परोसा जिसमें तले हुए चावल, कटी हुई हरी सब्जियां, अंडा और दिखने में कटे हुए सॉसेज जैसे कुछ टुकड़े थे। उसने संतुष्टि से सिर हिलाते हुए व्यंजन उसके सामने रख दिया। जाने से पहले खाना खा लो, उसने कहा। व्यस्त होने पर अक्सर खाना छोड़ देते हो। माइकल ने चम्मच उठाया। धन्यवाद, मैं आज लिली के स्कूल जाने वाला था, बस हालचाल पूछने। जैसे ही वह उठा, उसकी चाची उसके साथ दरवाजे की ओर बढ़ी। बाहर सावधान रहना। ठीक है, मैं सावधान रहूंगा, माइकल ने आश्वस्त करते हुए सिर हिलाया। वह मुस्कुराए और उसके बालों को वैसे ही सहलाने लगी जैसे वह उसके बचपन में किया करती थी। हालांकि अब उसके बाल काफी लंबे हो गए थे। तुम्हें इस तरह देखकर अब भी अजीब लगता है। लंबे, शांत और मजबूत, माइकल ने दबी आवाज में हंसते हुए कहा। हाँ, इस तरह रहना भी अजीब लगता है। ब्राइटगेट की पहाड़ियों के बीच प्रतिभाशाली और कुलीन लोगों के लिए बनी ब्राइट अकादमी पॉलिश किए हुए सफेद पत्थर और नीले रंग के कांच से बने एक स्मारक की तरह खड़ी थी। ऊंची दीवारें, करीने से कटी हुई झाड़ियां और हवा में मंडराते सुरक्षा ड्रोन इसे प्रतिष्ठा और भय दोनों का एहसास दिलाते थे। ये वही स्कूल था जिसमें माइकल ने अपने चचेरे भाई का दाखिला कराया था। अब उसके पास पैसा था, इसलिए उसने नए शहर में उपलब्ध सबसे बेहतरीन आवासों में से एक को चुना। माइकल बाहरी आंगन से होकर गुजरा। अन्य छात्र भी उसके पास से गुजरे, कुछ वर्दी में थे, कुछ अनौपचारिक कपड़ों में। कई लोगों ने उसकी ओर देखा और कुछ ने तो उसे घूर कर देखा। माइकल ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। कुछ ही देर में माइकल को पॉलिश किए हुए लकड़ी के फर्श वाले एक स्वागत कक्ष में ले जाया गया, जिसमें एक चौड़ी गोलाकार रोशनदान थी जिससे कमरा सूरज की रोशनी से जगमगा रहा था। कमरे के सबसे आगे एक छोटी कद की, चांदी जैसे बालों वाली महिला बैठी थी, जिसमें एक ऐसी शालीनता थी जो प्रिंसिपल होने का संकेत दे रही थी। उसके दोनों ओर दो सहायक शिक्षक और एक रिसेप्शनिस्ट थी जो मुश्किल से हाई स्कूल से बाहर निकली हुई लग रही थी। माइकल की नजर पूरे कमरे में घूम गई। तभी उसने ध्यान दिया, वह अकेला नहीं था। उसके अलावा 3 छात्र दूर की दीवार के किनारे खड़े थे, जिनमें से प्रत्येक ने वरिष्ठ वर्ग की चांदी की कढ़ाई वाली वर्दी पहन रखी थी। तीनों से वास्तविक दबाव का विकिरण हो रहा था। वे आम नागरिक नहीं थे, साधारण मनुष्य नहीं थे, वे जागृति लाने वाले थे। माइकल ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, लेकिन वे सभी सिर्फ आम छात्र नहीं थे। उनमें से एक, चौड़े कंधों वाला, सांवली त्वचा और तेज सुनहरी आंखों वाला लड़का, अपनी शक्ति के प्रति आश्वस्त व्यक्ति की तरह सहजता से खड़ा था। उसकी आभा तीखी, उग्र और लगभग जंगली थी। माइकल को शक हुआ। उसने युवाओं पर डिटेक्ट का प्रयोग किया। मार्शल शिष्य स्तर 29। जैसा कि माइकल को आशंका थी, वह युवक वास्तव में दूसरे दर्जे का जागृत व्यक्ति था। हालांकि माइकल युवाओं को थोड़ा कमतर आंकने से खुद को रोक नहीं पाया। एक तो यही है, वह इतना कमजोर क्यों था? नहीं, माइकल को गलत मत समझो। बात सिर्फ इतनी सी है कि उसके दिमाग में हमेशा से यही धारणा थी कि दूसरे रैंक के अवेकनर बहुत मजबूत होने चाहिए। हालांकि युवाओं ने एक प्रबल भावना व्यक्त की, कोई खतरनाक नहीं, शायद मैं ही ज्यादा मजबूत हूँ। माइकल ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। इसके बाद उसने ये सोचा कि युवक कब जागृति का अनुयायी बन जाता है। क्या ये 2 साल पहले की बात है, 1 साल पहले, या फिर इस साल भी बिल्कुल उसकी तरह? अगर ये 2 साल या 1 साल पहले की बात होती तो माइकल बहुत निराश होता, लेकिन अगर ऐसा इसी साल होता तो ये वाकई बहुत प्रभावशाली होता। इसके बाद माइकल ने बाकी लोगों की ओर देखा। बाकी लोग इतने उल्लेखनीय नहीं थे। एक लड़की जो दुबली पतली और पीली थी, जिसका चेहरा मुरझाया हुआ था, उसके शरीर से खून की गंध आ रही थी। सबसे पहले तो यही ख्याल आया कि वह पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा शिकार कर रही थी और उसे पर्याप्त आराम नहीं मिला था। तीरंदाज स्तर 13, कमजोर, माइकल ने मन ही मन सोचा। वह लड़की का अपमान नहीं कर रहा था, बस यही पहला विचार था जो मेरे मन में आया। हालांकि लड़की का स्तर यह भी दर्शाता है कि वह निश्चित रूप से उसकी तरह एक नई जागृतिकर्ता होनी चाहिए। आखिरी लड़का नीले बालों वाला था और उसकी आंखों के पीछे हल्की नीली चमक थी। जल जादूगर स्तर 16, दुर्लभ श्रेणी। फिर भी ये युवक भी कमजोर था। बेशक यह माइकल के लिए था,
2 महीने में ऐसी संभावना थी कि वे भी उसी तरह दूसरे स्थान पर पहुंच सके जैसा कि उन्होंने भी योजना बनाई थी। वह अपने आप पर अधिक आश्वस्त था। माइकल ने कुछ पल के लिए सुनहरी आंखों वाले दूसरे रैंक के सैनिक की निगाहों से आंखें मिलाईं। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। माइकल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस प्रधानाचार्य की ओर मुड़कर हल्के से सिर हिलाया। मैं माइकल हूँ। हम पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन आपके उप प्रधानाचार्य ने ही मेरे और मेरी बहन के आपके विद्यालय में स्थानांतरण की व्यवस्था की थी। प्रधानाचार्य ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन कोई सवाल नहीं किया। उन्हें पहले ही सूचित कर दिया गया था। ब्राइट अकादमी में आपका स्वागत है, उन्होंने मधुर स्वर में कहा। मैं प्रधानाचार्य इलियाना हूँ। शैक्षणिक सत्र के इतने बाद स्थानांतरण स्वीकार करना हमारे लिए सामान्य बात नहीं है, लेकिन हाल की घटनाओं को देखते हुए हमने कुछ अपवाद बनाए हैं। माइकल की नजरें दूसरे छात्रों की ओर घूम गईं। इससे पहले कि माइकल और कुछ सोच पाता, प्रधानाचार्य ने फिर से बोलना शुरू किया। उनकी आवाज शांत शालीन थी, लेकिन उसमें अधिकार का स्पष्ट स्वर था। मुझे यकीन है कि आप जानते ही होंगे कि आप यहाँ क्यों आए हैं, उसने कहा। उसकी पैनी नजरें कमरे में चारों ओर घूमी, माइकल पर एक पल के लिए ठहरी और फिर बाकी लोगों की ओर बढ़ गईं। ब्राइट एकेडमी एक प्रतिष्ठित विद्यालय हो सकता है, लेकिन हमारा संस्थान उन चुनिंदा संस्थानों में से एक है जो उन लोगों को आमंत्रित करने के योग्य है जिनमें अपार क्षमता जागृत है। उसने अपने हाथों को सामने करीने से जोड़ लिया। इसमें तुम भी शामिल हो। बेशक। माइकल ने कुछ नहीं कहा। हालांकि प्रधानाचार्य ने आगे कहा, आपकी क्षमताएं आपको दूसरों से अलग करती हैं, लेकिन आप उन सामान्य अपेक्षाओं से मुक्त नहीं हैं जो सभी छात्रों पर लागू होती हैं। तेजतर्रार व्यक्तित्व वाले लंबे लड़के ने भौहें ऊपर उठाईं। स्पष्ट रूप से वह प्रभावित नहीं हुआ था। बाकी दोनों चुप रहे। उनके चेहरे के भाव समझ से परे थे। आप अपने साथियों के साथ नियमित कक्षाओं में भाग लेंगे। साधारण मनुष्य, साधक, प्रबुद्ध, कोई भेद नहीं। आप सभी एक जैसे कॉलेज के मॉक एग्जाम देंगे, एक जैसे प्रवेश परीक्षा देंगे और सभी का मूल्यांकन एक ही मापदंड पर होगा। योग्यता सर्वोपरि है, चाहे आप अलौकिक शक्ति वाले हो या नहीं। ये सुनकर माइकल की निगाहें और भी तेज हो गईं। उन परीक्षाओं को पास करने के बाद ही आप अवेकन अकादमी विभाग में प्रवेश के योग्य होंगे, उन्होंने कहा। वहां आपका असली प्रशिक्षण शुरू होगा, विशेषीकृत कक्षाएं, युद्ध अभ्यास और नियंत्रित दरार भ्रमण। लेकिन तब तक बाकी सभी की तरह आप भी शैक्षणिक रूप से अपनी योग्यता साबित करें। प्रधानाचार्य की आवाज थोड़ी धीमी हो गई। आप में से कुछ लोग अपने अपने जिलों या स्थानीय समुदायों में विलक्षण प्रतिभा वाले रहे होंगे। यहाँ आप केवल विद्यार्थी हैं। लाड़ प्यार की उम्मीद न रखें। वह कुछ पल के लिए रुकी, कुछ सेकंड के लिए चुप्पी छाने दी और फिर खड़ी हो गई। प्रधानाचार्य के भाषण समाप्त होते ही उन्होंने माइकल समेत सभी छात्रों को एक एक फाइल सौंपी। आगे बढ़ने से पहले आपको ये फॉर्म भरना होगा। यह विशेष क्षमताओं वाले सभी छात्रों के लिए एक मानक प्रक्रिया है। फाइल में कई खंड थे, जिनमें से कुछ में नाम, आयु और संपर्क विवरण जैसी बुनियादी जानकारी मांगी गई थी, जबकि अन्य में जागृतिकर्ता के रूप में उनकी क्षमताओं के बारे में पूछा गया था, जैसे कि उनका वर्क स्तर और उनके पास मौजूद कोई विशेष कौशल। माइकल ने फाइल ली और उसे भरना शुरू कर दिया। उसकी कलम पन्नों पर तेजी से चल रही थी। उसने सवालों के जवाब ईमानदारी से दिए, अपनी कक्षा, स्तर और अपनी कुछ क्षमताओं के बारे में जानकारी दी। जब उसने अपना काम पूरा कर लिया, तो उसने फाइल वापस प्रधानाचार्य को सौंप दी, जिन्होंने संक्षेप में उसकी समीक्षा करने के बाद सिर हिला दिया। अन्य छात्रों ने भी ऐसा ही किया और सभी ने अपनी अपनी फाइलें भर दी। कुछ दिनों के बाद उत्पत्ति स्थल में एक निश्चित स्थान। माइकल इस समय कांस्य स्तर का एक और कार्य कर रहा था। अपनी पिछली यात्राओं की तरह ये भी एक खतरनाक यात्रा थी जिसे उन्होंने अकेले ही अंजाम दिया था। ये कार्य विशेष रूप से ऐसा था जिसके लिए कम से कम 20 मजबूत कांस्य स्तर के शिकारियों की आवश्यकता थी। माइकल हवा से भरी एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था। उसकी निगाहें नीचे घाटी पर टिकी हुई थीं। जमीन झुलसकर काली पड़ गई थी। उस पर पेड़ों के कंकालनुमा अवशेष और जले हुए पत्थर बिखरे पड़े थे जो अभी भी गर्मी से सुलग रहे थे। सूर्य आकाश में काफी नीचे था, जिससे युद्ध क्षेत्र पर लंबी लंबी छायाएं पड़ रही थीं। उसने अपने कंधों को एक बार घुमाया और अपने हाथों में मौजूद काले लोहे के भले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। यह कांस्य स्तर का कार्य था। पास के एक बेस टाउन द्वारा जारी किया गया एक एकल अनुरोध था, एशरूट घाटी में फैले अग्नि शेरों को वश में करो। अधिकांश दस्ते इसे स्वीकार नहीं करेंगे, और यदि स्वीकार भी करें तो केवल तभी जब वे अग्नि प्रकार के राक्षसों से निपट सकें। माइकल अकेला आया था, क्योंकि उनके लिए यह कोई मिशन नहीं था, बल्कि एक वार्म अप था, एक और अनुभव प्रदान करने वाला। एक गहरी सांस लेकर वह झुलसी हुई घाटी में कूद गया। उसके उतरने के नीचे जमीन फट गई और उसके पैरों के नीचे एक छोटा सा गड्ढा बन गया। जैसे ही वह नीचे उतरा, झाड़ियों से 3 अग्नि शेष फूट पड़े, दहाड़ते हुए, और उनकी गर्दन के बालों पर लपटें नाचने लगीं। उनमें से प्रत्येक का आकार एक छोटी कार जितना था। मांसपेशियां मोटी और कुंडलित थीं और आंखें पिघले हुए नारंगी रंग से चमक रही थीं। माइकल के चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। एक जीव तेजी से उसकी ओर बढ़ा। उसका शरीर नीचे झुका हुआ था और झपट्टा मारते समय उससे लपटें निकल रही थीं। माइकल ने अपने भले को धीमी गति से घुमाया और उसके पिछले हिस्से से शेर के चेहरे के किनारे पर जोरदार प्रहार किया। एक जोरदार आवाज हुई। वह जानवर एक तरफ लुढ़क गया। उसका विशाल शरीर काली मिट्टी पर लुढ़कता हुआ एक नुकीली चट्टान से टकराया और वहीं ढेर हो गया। माइकल ने उस तरफ देखा तक नहीं। अगला हमला दाईं ओर से हुआ। उसके पंजों से आग की लपटें निकल रही थीं। उसने उसकी गर्दन पर झपट्टा मारा। वह एक तरफ हट गया और भाले को उसके पेट के निचले हिस्से से ऊपर की ओर घुसा दिया। काला स्टील मांस और हड्डी को कागज की तरह आसानी से भेदता हुआ निकल गया। शेर चीखा, बेतहाशा छटपटाने लगा और उनके चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। माइकल ने भाले को घुमाया और फिर उसे झटके से छुड़ा लिया। शेर जलते हुए फर के ढेर में गिर पड़ा। तीसरे ने संकोच किया। माइकल ने शांत आंखों से उसकी निगाहों का सामना किया।
दौड़ना, ऐसा नहीं हुआ। अग्नि प्रभु दहाड़ा और आक्रमण किया, उसके पंजों से लपटें फूट रही थी जिससे उसके नीचे की जमीन राख में बदल गई। माइकल तेजी से आगे बढ़ा। एक कलंक, उसने अपने भाले के डंडे से शेर की खोपड़ी पर प्रहार किया और उसे हवा में उछाल दिया। जमीन पर गिरने से पहले ही वह उसके ऊपर पहुंच गया और न्याय के वज्र की तरह नीचे उतरने लगा। उसने अपना घुटना उसकी रीढ़ की हड्डी पर जोर से मारा। घाटी में उस दरार की गूंज बिजली की तरह सुनाई दी। आग के शेर ने शांत होने से पहले एक आखिरी गुर्राहट निकाली। माइकल सीधा खड़ा हुआ, अपने भाले को एक बार घुमाया और फिर उसे अपने कंधे पर टिका दिया। दूर से और भी सरसराहट की आवाजें आईं। 3 नहीं, 5 नहीं, जलते हुए जंगल से कम 2 दर्जन और अग्नि शेर निकले। हर एक गुर्रा रहा था, मुंह से झाग निकल रहा था और उनके शरीर से गर्मी हवा में फैल रही थी। जब उन्होंने उसे घेर लिया तो धरती कांप उठी। एक झुंड, पूरा एक समूह। माइकल ने बस सांस ली। उसने अपनी कलाई झटक दी और काला भाला हल्का सा चमक उठा। एक अग्नि शेर बगल से हमला करने आया। माइकल झुक गया, उसके पैरों को झटका दिया और नीचे की ओर वार करके उसका गला कुचल दिया। एक और व्यक्ति पीछे से कूद पड़ा। माइकल आगे की ओर लुढ़का, लपटों से बचता हुआ निकला और इतनी तेजी से वार किया कि भाला मानो गायब हो गया और फिर उसकी खोपड़ी में प्रकट हो गया। बार बार वह किसी प्रेत की तरह चलता था। उसके चारों ओर आग भड़क उठी, लेकिन लपटें उसे छू भी नहीं सकी। अनगिनत लड़ाइयों से निपुण हो चुके उसके शरीर ने सहज प्रवृत्ति से काम किया। जल्द ही 20 मृत शेर। माइकल ने सांस छोड़ी। बाकी लोग हिचकिचाए। वह ठंडी आंखों से आगे बढ़ा। तुम चुनाव नहीं लड़ोगे। इस बार उन्होंने बात मान ली। वे मुड़े और भाग गए। उनकी पूंछें नीचे झुकी हुई थीं और उनके शरीर डर से कांप रहे थे। माइकल उन्हें धुएं से भरी झाड़ियों में गायब होते हुए देखता रहा, 1 इंच भी नहीं हिला। फिर धीरे धीरे वह चलने लगा, शांत सधे हुए कदमों से उसी दिशा में जहां शेर गायब हुए थे। वह उन सभी को मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अब ये सिर्फ काम निपटाने की बात नहीं थी। वह इसके पीछे की सच्चाई और इसके पीछे के व्यक्ति का पता लगाना चाहता था। एक उच्च श्रेणी का राक्षस, संभवतः एक विशिष्ट प्रकार का, इसलिए उसने उन्हें भागने दिया। गिल्ड ने आंशिक सफाई नहीं बल्कि पूरी तरह से सफाई करने को कहा था। वह शांत धैर्य के साथ उनके पदचिह्नों का पीछा करता रहा। उसका भाला उसके कंधे पर टिका हुआ था और उसके जूते काली मिट्टी पर चरमराते हुए चल रहे थे। जैसे जैसे वह गहराई में जाता गया, हवा और भी भारी होती गई, धुएं से घनी लेकिन साथ ही ऊर्जा से भी भरी हुई। अग्नि प्रधान ऊर्जा पेड़ों से ऐसे चिपकी हुई थी मानो कोई दम घोटने वाला कंबल हो। हर कुछ कदम पर उसे किसी न किसी जानवर का आधा जला हुआ शव मिलता था, कुछ छोटे कुछ बड़े। उन सभी की मौत गर्मी से हुई थी, पंजों से नहीं। फिर उसे कुछ पदचिह्न दिखाई दिए, बहुत बड़े वाले, सामान्य अग्नि शेर के पंजों से कम 2 गुने आकार के, राख में गहरे धंसे हुए पिघली हुई अंगारों की तरह। वे पूर्व की ओर घाटी में और गहरे तक जाते थे, जहां गर्मी एक पर्दे की तरह झिलमिला रही थी। माइकल बिना किसी झिझक के उसमें से गुजर गया और रुक गया। वहां था एक खुला मैदान। इसके केंद्र में एक विशालकाय ऑब्सीडियन पत्थर खड़ा था, जो दरारों से भरा हुआ था और अंदर से लालताप की नसें चमक रही थी। और इसके आधार पर सोते हुए देवता की तरह आधा मुड़ा हुआ वह राक्षस बैठा था जिसकी उसे उम्मीद थी। एक महान ज्वाला सिंह। उसके अयाल में जीवंतता थी। अब वे बाल मात्र नहीं बल्कि शुद्ध ज्वाला थे। उसकी हर सांस से मैदान में ऊष्मा की लहरें दौड़ उठती थीं। उसके चारों ओर कम से कम 1 दर्जन अग्निशेर शाही रक्षकों की तरह तन घेरे में चक्कर लगा रहे थे। माइकल ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। सामान्य कांस्य स्तर के शिकारी इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए नहीं बने थे। शायद इससे उच्च स्तर की शिकारी टीम ही इसका सामना कर पाए। माइकल ने अपना भाला उठाया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान सी उभर आई। आपको पाया। उसने कलाई झटकते ही आंखों से ओझल हो गया। उस अभिमान को तो इसका एहसास भी नहीं हुआ। जब तक वह उनके घेरे के अंदर नहीं पहुंच गया तब तक उसका भाला काली ऊर्जा से चमक रहा था और मांस को रेशम की तरह चीर रहा था। वह अब शिकार नहीं करता था, वह शुद्धिकरण कर रहा था। जल्द ही इस कार्य के बाद मुझे अपने हंटर लेवल को फिर से बढ़ाने के लिए बस कुछ इसी तरह के कार्य करने होंगे। अपनी जागृति के बाद के पहले 2 हफ्तों के विपरीत, जहां सब कुछ एक अराजक घटना से दूसरी अराजक घटना में बदलता रहा, माइकल के लिए बाद के दिन अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहे। चाहे यह उनके वर्ग से संबंधित हो, उनके परिवार से संबंधित हो या उनकी जन्मभूमि में उनकी पहचान से संबंधित हो, सब कुछ लगातार आगे बढ़ता रहा। अब उसके पास न केवल 105 अनुबंध स्लॉट थे जो जल्द ही ग्रेटर फ्लेम लान के शव से भर जाएंगे, बल्कि हंटर गिल्ड के समर्थन के कारण वह फिर से लेवल अप करने से ज्यादा दूर नहीं लग रहा था। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ, माइकल ने धीरे से कहा, आज अपने कॉन्ट्रैक्ट स्लॉट भरने के बाद मैं लकी, प्रिंस और अन्य को विकसित करने के लिए बचत करना शुरू कर सकता हूँ। विशेषकर राजकुमार और उसका अमर ग्रिफिन। उनकी मौजूदा ताकत को देखते हुए माइकल को विकास के बाद उनकी प्रगति की बहुत उम्मीदें थीं। वह महसूस कर सकता था कि अगला चरण उनके लिए एक महत्वपूर्ण बढ़ावा लेकर आएगा। राजकुमार पहले से ही प्रथम श्रेणी के शिखर पर था और ग्रिफिन द्वितीय श्रेणी में प्रवेश कर चुका था। उनके स्तर क्रमशः 25 और 27 थे। एक बार जब वे एक सितारा असाधारण प्राणी में विकसित हो जाते तो उनकी क्षमता बढ़कर 42 के स्तर तक पहुंच जाती। माइकल उत्साहित था, फिर लकी था। लकी के अगले विकास से वह एक 3 सितारा असाधारण प्राणी बन जाएगा, जिससे उसका उच्चतम स्तर बढ़कर 63 हो जाएगा। लेकिन माइकल हिचकिचाया। यह विकास कुछ अलग सा लगा, अधिक शक्तिशाली, अधिक जोखिम भरा। क्या होगा अगर लकी गलती से रैंक 3 पर पहुंच जाए? ये बात असंभव सी लग रही थी, शायद अतिशयोक्तिपूर्ण भी, लेकिन माइकल इस आशंका को दूर नहीं कर पा रहा था। और अगर ऐसा हुआ भी तो यह कोई छोटी समस्या नहीं होगी। जब तक माइकल खुद रैंक 2 पर नहीं पहुंच जाता तब तक वह लकी को विकसित होने की अनुमति सुरक्षित रूप से नहीं दे सकता था।
अगर उसका संदेह सही निकला और लकी रैंक 3 में आ गया तो न केवल 2 रैंक के अंतर के कारण उनका अनुबंध टूट जाएगा, बल्कि माइकल को इस संबंध के टूटने से भारी नुकसान भी उठाना पड़ेगा। सबसे अच्छा नतीजा, वह कई दिनों तक बेहोश रहेगा। सबसे बुरा नतीजा, उसे जबरन उत्पत्ति की भूमि में किसी अन्य यादृच्छिक स्थान पर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। मूलतः इसका मतलब मृत्यु था। माइकल के लिए जादूगरों और उनके मरे हुए प्राणियों के बीच ये प्रतिबंध संतुलन से अधिक एक बेड़ी जैसा महसूस हुआ। शॉप एवरीथिंग यू नीड, सी मोर, शॉप एवरीथिंग यू नीड, ओपन एली एक्सप्रेस ऐप, शॉप एवरीथिंग यू नीड, ओपन एली एक्सप्रेस ऐप, शॉप एवरीथिंग यू नीड, सी मोर। कल्पना कीजिए अगर वह एक मरे हुए प्राणी को सीधे भगवान के स्तर के प्राणी में बदल सके। इस दुनिया में उसे किससे डरने की जरूरत होगी? उसके पास एक अजेय उच्च स्तरीय करियर होगा जो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली राक्षसों को चुनौती देने में सक्षम होगा। उसकी लेवलिंग की गति बहुत बढ़ जाएगी। दुर्भाग्यवश वास्तविकता इतनी उदार नहीं थी। माइकल ने उस इलाके से अपने सारे निशान मिटा दिए और कई अग्नि शेरों के शवों को, जिनमें उनका नेता भी शामिल था, अपने भंडारण स्थान में रख दिया। फिर बिना समय बर्बाद किए वह अपने मरे हुए ग्रिफिन पर सवार हुआ और उड़ गया। वह तुरंत राजधानी नहीं लौटा। इसके बजाय वह उस एकांत स्थान की ओर चल पड़ा जहां वह अपने मरे हुए लोगों को रखता था और आमतौर पर अपने प्रयोग करता था। यहीं पर उसने अपने बचे हुए अनुबंध स्लॉट भरने और उन मरे हुए प्राणियों पर एंडेड समनिंग का उपयोग करने की योजना बनाई थी जिन्हें बुलाया नहीं जा सकता था। फिलहाल माइकल 70 मरे हुओं को बुला सकता था। यह एक महत्वपूर्ण संख्या थी और यह और भी भयावह तब हो जाती है जब यह विचार किया जाए कि सभी 70 प्राणी रैंक 1 के थे। वास्तविक दुनिया में आयामी दरारों में उनकी यात्राओं के कारण इनमें से कुछ मरे हुए लोग केवल रैंक 1 के प्रारंभिक चरण में ही नहीं थे। उदाहरण के तौर पर लिली और बिगिनिंग को ले। कुछ सप्ताह पहले राक्षसी अलौकिक शक्तियों से जुड़े अराजकता के दौरान उसने उन्हें अपने परिवार की रक्षा का जिम्मा सौंपा था। उस समय वे उसके सबसे शक्तिशाली मरे हुए सैनिकों में से थे। लेकिन जैसे जैसे वह खुद ताकतवर होता गया वैसे वैसे उनकी ताकत कम होती गई। सौभाग्य से उनके हालिया कारनामों, विशेष रूप से ब्राइटगेट सिटी में मौजूद आयामी दरारों और उत्पत्ति की भूमि में किए गए जोखिम भरे कार्यों की बदौलत लिली और बिगिनिंग दोनों ने बराबरी कर ली थी। अब वे 18वें स्तर पर थे। उसके मौजूदा शस्त्रागार में मौजूद शीर्ष स्तर के मरे हुए प्राणियों से ज्यादा दूर नहीं। दूसरी ओर माइकल को अगले स्तर के लिए आवश्यक अनुभव के आधे पड़ाव तक पहुंचने में अभी काफी समय लग रहा था। प्रगति धीमी थी लेकिन प्रगति हुई थी। अगर कोई बड़ी घटना न भी हो तो भी इस रफ्तार से उसे पूरा भरोसा था कि वह अकादमी प्रवेश परीक्षा से पहले कम से कम 25वें स्तर तक पहुंच जाएगा। माइकल एक खुले मैदान में चला गया। वह ग्रेटर फ्लेम लान के शव के पास घुटने टेककर बैठ गया। उसका शरीर हालांकि निर्जीव था, फिर भी अवशिष्ट ऊष्मा विकीर्ण कर रहा था। अन्य 2 अग्नि शेरों के शव पास ही पड़े थे। उनकी खाल झुलसी हुई थी और सुलग रही थी। बिना किसी झिझक के माइकल ने एंडेड रिवाइवल का उपयोग करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने अपनी तंत्र मंत्र संबंधी ऊर्जा को शेरों में प्रवाहित किया, उसके हाथों से काली शक्ति का प्रवाह उमड़ पड़ा। हवा में ही मंत्र बनने लगे जो धीरे धीरे सटीकता से प्रत्येक शव के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। कुछ मिनट बीत गए, फिर हलचल हुई। ग्रेटर फ्लेम लान की झुलसी हुई आंखें झपकते ही खुल गईं। उसका विशाल शरीर धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठा। कुछ ही देर बाद बाकी 2 लोग भी उनके पीछे आ गए और अपने नेता के दोनों ओर खड़े हो गए। 3 गिर गए। उसने अपना पैनल खोला। 3 नए सदस्यों के जुड़ने से उसके अनुबंधित मृतकों की संख्या 105 हो गई, जो पूरी तरह से अधिकतम थी। लेकिन उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। चूंकि अभी भी समय था, माइकल ने एक बार फिर अपने पिछले मरे हुए प्राणियों और 3 नए मरे हुए प्राणियों पर मरे हुए प्राणियों को बुलाने की कोशिश की। सौभाग्य से आज भाग्य की देवी उस पर मेहरबान रही और वह अपने द्वारा बुलाए जा सकने वाले मरे हुए प्राणियों की सूची में 3 अग्नि शेरों सहित 9 और मरे हुए प्राणियों को जोड़ने में सक्षम रहा। माइकल के होठों पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। 70 लोगों को बुलाया गया। 105 लोगों से अनुबंध किया गया। वह अपने आप में एक सेना थी। दुर्भाग्यवश माइकल ने उस दिन के लिए अपने विकास अंक पहले ही इस्तेमाल कर लिए थे, इसलिए नए बुलाए जा सकने वाले मरे हुए प्राणी को इंतजार करना पड़ेगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण था कि माइकल ने अपने विकास अंक केवल उन मरे हुए प्राणियों पर ही इस्तेमाल किए जिन्हें वह सक्रिय रूप से बुला सकता था। यदि उनमें से कुछ पहले विकसित हो चुके थे, लेकिन यदि वे वर्तमान में बुलाए जाने योग्य नहीं थे, तो वह अपने नियंत्रण में मौजूद किसी भी मरे हुए प्राणी को चुनकर उसे विकसित करना पसंद करेगा। हालांकि उसने जिन एकमात्र मरे हुए प्राणियों को विकसित करने का विकल्प चुना, वे उसके मरे हुए मानव ही थे। इसी वजह से अब उसके अधीन कई उच्च कोटि के मानव थे। उच्च मानवों की बात करें तो उनकी बाकी मरे हुए सैनिकों की सेना की तरह वे भी काफी शक्तिशाली हो गए थे। उसके साथ विभिन्न कार्यों में जाने और यहां तक कि आयामी दरारों में भी उसके साथ जाने के बाद उनके कौशल में काफी सुधार हुआ था। जो लोग स्तर में थोड़े निचले थे, वे भी अधिक शक्तिशाली शत्रुओं के विरुद्ध अपनी रक्षा करने में सक्षम थे। ये रेस अपने आप में एक तरह का धोखा थी। दुर्भाग्यवश उनमें से अधिकांश अभी भी विशुद्ध रूप से शारीरिक लड़ाकू थे। माइकल को अभी तक ये समझ नहीं आया था कि उन्हें जादू कैसे सिखाया जाए। उसने हार तो नहीं मानी थी, लेकिन यह उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा था। यहां तक कि उसकी आत्मा में बसा लाल कड़ाहा उसकी प्रतिभा भी इस मामले में मददगार साबित नहीं हुई थी। लाल कड़ाही की बात करें तो